अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ आ रही है बेटा? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? गुड। सम न्यू फेसेस इन तबानीस, और कुछ आई गेस पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने यहीं से पढ़ा है शुरू से। ऐसे कितने हैं जो यहाँ से ही हैं, पढ़ा हुआ है जिन्होंने? 1 2। ठीक। इसका मतलब बाहर वालों का रेशियो ज़्यादा। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे हजरात मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। और काफ़ी सारों ने कहीं ना कहीं से या तो रिव्यू लिया हुआ होगा, या उनके दोस्त वगैरह ने कहीं से पढ़ा हुआ होगा मुझसे, या नहीं भी पढ़ा होगा तो देखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, बाय प्रोफेशन मैं ऑडिटिंग फील्ड में हूँ। और बेसिकली हमारे पास जो है वो, तो मेरे ख्याल में हम 5 मिनट और रुक जाते हैं क्योंकि कुछ और हजरात हैं जो ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव एन आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी राइट नाउ। हाँ, 2 मिनट और दे दे मुझे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एसीसीए की फील्ड में पढ़ाता हूँ। एसबीए जैसे सब्जेक्ट को टेक ओवर करना, और मेरे ख्याल में कराची के अंदर काफी कम टीचर्स हैं जो एसबीएल जैसे सब्जेक्ट को इस वक्त पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही है क्या? हैं काफी सारे। आपको कितने नाम नजर आते हैं? 2 3 नाम ही नजर आते हैं एसबीएल में। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि एसबीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अंग्रेजी का बड़ा मसला है, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी होना ये एक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट वो कहते हैं ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, तो समझे ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। अच्छा नहीं भी है, अच्छी नहीं भी है तो भी आपकी सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा। आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं भी है तो भी रीजनेबल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर मेरी अंग्रेजी बिल्कुल ही फारिग है, या मुझे ए एंड दा का भी नहीं पता, या बड़ा बड़ा इशू है मेरी इंग्लिश के अंदर, तो ये वहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 से 3 चीजें हैं जो पहले आप मुझे बताएं एसबीएल के बारे में आप क्या जानते हैं, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या जानता हूँ। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग एसबीएल? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिनके दोस्तों ने मुझसे पढ़ा हुआ है? किसी दोस्त आपके, कौन किसने पढ़ा है? वो तो गद्दार है होते। खैर, अच्छी बात है। और कोई ऐसा जिसके दोस्त ने पढ़ा? अच्छा, आप लोग सारे रैंडम आए हुए, तो आप लोगों को एसबीएल का पता कैसे चले? आप तो पीएसए के है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड। पता कैसे चला यहाँ का? फेसबुक से? तो हमारे पोस्ट वगैरह से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को अभी भी पोस्टर लगा हुआ है वहां पे? पहले तो लगा हुआ था। हाँ, बाहर नहीं लगा हुआ। शुक्र है यार, मैंने रिक्वेस्ट की थी सर हटा दे, अब तो छोड़ दे।
अच्छा, जो स्पेसिफिकली आपके पास जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का सब्जेक्ट है, इसके लिए सर हमें कौन से स्किल्स होने चाहिए हमारे अंदर? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और अगर हमें पता होंगी तो हम बेहतर पास कर सकते हैं? अच्छा देखें, आप में से कितने लोगों ने एसबीएल को यहाँ से चूज कर रहे हैं, या रीजन ये है कि हम सर से पढ़ेंगे? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको अगर आइडेंटिफाई करूं तो ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का सब्जेक्ट, यानी इट्स अ सब्जेक्ट विच इज नॉट अ कन्वेंशनल वन। अच्छा, 2 से 3 चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर मैं आपसे बात करूंगा इस सब्जेक्ट के और डायनामिक्स के अंदर, यानी हम डिटेल्स में तब जाएंगे जब हमें इस सब्जेक्ट के बारे में पता बताएगा। देखिए, इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा और मेन मसला है अंग्रेजी, इंग्लिश। दैट इज द बिगेस्ट इशू वे यू गाइज बेसिकली फ्लंग दिस सब्जेक्ट। मुझे जो नजर आता है कि यार एसबीएल जैसे सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं फेल हो रहा हूं ना, तो ना मेरी फाइनेंशियल नॉलेज की यहाँ पे कोई टेस्टिंग हो रही है, मतलब कोई बहुत ही एक्सपेंसिव फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहिए मुझे। मैं देखता हूँ यार F9 में आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोग F7 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो यार पसीने निकल आते पढ़ते पढ़ते, मतलब उसमें कितने सारे लॉज है, फिर भी इस सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट पेपर है प्रोफेशनल का? अच्छा, और कितने ऐसे हैं जिनका ये लास्ट है? मुझे 2 एक्सट्रीम ज्यादातर नजर आती है, मुझे ज्यादातर 2 एक्सट्रीम्स नजर आती है, आपका लास्ट है। और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने इससे पहले एक पेपर दिया हुआ है प्रोफेशनल सीरीज का? 2 दिए हुए। कौन सा दिया हुआ आप लोगों ने? एक एएफएम। एएफएम कहां से पढ़ा हुआ है? टीचर का नाम बता दें। सेल्फ स्टडी, बढ़िया। हुसैन गाजी, नहीं किससे पढ़ा है? यार गुड यार, सेल्फ स्टडी होती है आज के जमाने में भी, मुझे लगता है सब मैं हम लोगों के जमाने में होते थे, लेकिन गुड। तो मैंने ये क्यों पूछा? अच्छा, ये 2 एक्सट्रीम बड़ी अजीब सी है। पहली एक्सट्रीम तो ऐसी है जो एसबीएल जो है वो पढ़ता है सबसे पहले। तो सर सबसे पहले अगर मैंने एसबीएल पढ़ना है तो प्रोफेशनल सीरीज का एक ऐसा पेपर है जो मैं अगर सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दूं तो मुझे फायदा होगा, गारंटी फायदा है। उसका रीजन बता देता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके एसबीएल के पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें F9 तक की लिंक करती है, बहुत सारी चीजें। मैं बल्कि ये कह सकता हूं कि आपका जितनी फाइनेंशियल नॉलेज है ना, 1% भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपने पुरानी फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ी हुई है ना, 1% एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं नजर आएगी, 1% भी नहीं है। यानी आपने एमपीवी पढ़ा हुआ है, बेस लेवल का एमपीवी चाहिए मुझे एसबीएल पास करने के लिए। आपने आईआरआर पढ़ा हुआ है, बेस लेवल का आईआरआर चाहिए मुझे जो है ना एसबीएल क्लियर करने के लिए। आपने पे बैक पीरियड, क्यूमुलेटिव पे बैक पीरियड, रिटर्न्स, रोस, आरओई, रेशियोज, ये पढ़े हुए, बस मुझे ये चाहिए बेस लेवल का एसबीएल पास करने के लिए। बड़ा मसला, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का एग्जाम है कितने घंटे का? अगर हम आपसे पढ़ेंगे तो हमें फायदा क्या होगा या हमें नुकसान क्या होगा? दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज ये कि भाई ये एक ऑन्टरप्रेन्योरल पेपर है। ऑन्टरप्रेन्योरल पेपर मतलब ये होता है ये एक सेठिया पेपर है। तो सेठिया पेपर क्या होता है? सेठिया पेपर वो पेपर होता है जिसमें सेठ का दिमाग चाहिए। सर ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑन्टरप्रेन्योर का दिमाग चाहिए, यानी यू नीड टू थिंक लाइक एन ऑन्टरप्रेन्योर राइट नाउ। आप सोचेंगे कि इफ आई एम एन ऑन्टरप्रेन्योर व्हाट विल बी माय डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन दिस स्पेसिफिक पेपर। अगर मैं इस पेपर के बारे में बात करता हूं और मुझे पता है कि अगर मैं एक ऑन्टरप्रेन्योर हूं तो मैं कैसे सोचूंगा? याद रखना है कि एम्प्लॉय का दिमाग बहुत अलग होता है, एक सेठ का दिमाग बहुत अलग होता है। अच्छा, डियर एटमोस्ट सरप्राइज, अलहमदुलिल्लाह आई ओन ए रेस्टोरेंट एज वेल, ठीक है, एक हम बच्चों को पता है। लेकिन मेरे एक बचपन से ख्वाब था कि बड़े हो गए कुछ अपना बनना है। तो तबानी साहब ने तो इजाजत नहीं दी इंस्टीट्यूट ओन करने की, तो मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ। तो आई ओन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज फूड मिलता है और एक अच्छा इंडियंस के साथ हम लोगों ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। मैं जब एम्प्लॉय हूँ ना, मतलब मैं जब सुबह में जाता हूँ अपने ऑफिस में, तो मैं वहां पे एज एन एम्प्लॉय काम करता हूँ, तो मुझे नजर आता है कि भाई
तू तेरी सोच सिर्फ इस लेवल तक होती है। और जब मैं अपने बिजनेस में जाता हूँ ना, तो मेरी सोच का होराइजन बड़ा बढ़ जाता है। बस यहाँ पे आपको अपनी अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना, उसको ट्यून इन करके इस काबिल बनाना है कि आप सोचेंगे कि ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू think like an entrepreneur and not like an employee of the company. I'm no more the employee of the company. Although I need to have those employees, I need to have the specific financial, specific audit, specific taxation, law related knowledge. But at the end of the day, I am not an employee. I'm an entrepreneur when I'm writing this paper. नंबर वन। नंबर टू, सर एसबीआई का पेपर है कितने घंटे का? कितने बच्चों को पता है ये बात? तो एसबीआई का पेपर 4 घंटे का क्यों है? केस स्टडी बड़ी होती है, लेंदी पेपर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कन्वेंशनल पेपर नहीं है। मैंने पहली क्लास में आपको पहले ही दिन आपसे आके ये बात की दैट दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल पेपर, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात सुने। आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यार वो माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। इज इट गुड नाउ? अच्छा, ये 4 आवर्स का एग्जाम है। अब समझे 4 आवर्स का एग्जाम क्यों है। देखिए, इस एग्जाम में नहीं है क्लियर। देखिए, आप दोबारा से रिज्वाइन करें, आप दोबारा से रिज्वाइन करें अगर क्लियर नहीं है आवाज आपको। काइंडली दोबारा से रिज्वाइन कर लें। हाँ, कभी कभी डिस्टॉर्शन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा ये टीएस है, इसका कुछ कर नहीं सकते। ओके, अगेन आपको बस आई होप सो क्लियर होगी। चलिए, तो एसबीएल का पेपर 4 घंटे का क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, एसबीएल का पेपर में 4 घंटे का रीजन होने का रीजन ये है कि आपको 1 घंटा रीडिंग टाइम मिल रहा है। ये वो वाइड पेपर है जिसमें 1 घंटा रीडिंग टाइम मिला। अच्छा, अब मैं एक वो बात करने जा रहा हूं जो एसीसीए को ने एक्नॉलेज किया और एसीसीए ने इस बात को बोला। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, एसबीएल का पेपर चेंज होने वाला है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। ठीक है, अभी तक तो टेंटेटिव डेट यही है। तो अगर दिस पेपर इज चेंजिंग, इफ दिस पेपर इज चेंजिंग, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको भी ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है। मैं हमेशा, मुझसे कल से लेके अब तक कोई 15-20 क्यूरीज आई हैं बच्चों की कि सर हम एसबीएल आपसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस अटेम्प्ट में नहीं। आप दिसंबर में हमें एसबीएल पढ़ाते, तो मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बता देता हूं। देखिए, जो अटेम्प्ट मैं पढ़ाऊंगा ना चेंज्ड पेपर की, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इट विल बी माय ब्लफ एंड योर ब्लफ। है कि नहीं? बताओ, मुझे बताओ, एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, मैं तो बोलूंगा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, देख लेना मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन आई नो वन थिंग दैट इट विल बी एन एंटायरली चेंज स्ट्रक्चर। जो चीजें मुझे एसी से प्रोवाइड करेगा मैं उससे पढ़ा दूंगा। और मैं तुम्हें ये बात भी गारंटी दे रहा हूं, मेरा एक हिस्टोरिक क्या कह सकते हैं व्यू पॉइंट है इस बारे में, या मेरा एक हिस्टोरिक एक्सपीरियंस समझ लें कि मैंने जब भी कोई नया पेपर पढ़ाया है ना, तो मेरा टाइम जो मैं इन्वेस्ट करता हूं ना, इट इज कंपैरेटिवली लोअर देन द लास्ट अटेम्प्ट। क्यों सर? लास्ट अटेम्प्ट में मेरे पास 120-130 घंटे गए, 130 आवर्स। आई कैन बेट एसबीआई जैसे पेपर में कोई लगा दे 130 आवर्स। सर तो फिर आपने ऐसा क्या किया? हमने 100+ पास पेपर्स अटेम्प्ट किए, मतलब हमने 100+ पास पेपर्स को चेक किए मैंने बच्चों के। अटेम्प्ट तो नहीं, 100 थे ही।
लेकिन जितने भी बात तो भाई इस क्लास में चलने का ना एक बड़ा अजीब सा रीजन है, मतलब एक अजीब सा फैक्टर है जो आपको चलाएगा। आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर लैपटॉप। मैं आप बोलते हैं ना, जैसे मुझे अक्सर बच्चा आके कहता है, अक्सर बच्चा आके कहता है यार तुमने F1 पढ़ा हुआ है? कब पढ़ा था? तो नाम भूल गया मैं, शक्ति को। तो अक्सर बच्चा आके मुझसे कहता है सर बिलाल, मैंने ना पहली मर्तबा प्रोफेशनल के पेपर में, हाँ तो कैमरा तो ऑन रखूंगा ना, हाँ बेटा कैमरा ऑन है मेरा, दिख नहीं रहा। आप एक काम करें, आप एक सेकंड में अभी, बाकी सबको मैं दिख रहा हूं? एम आई विजिबल टू एवरीवन? यस और नो? नहीं दिख रहा? अच्छा एक सेकंड, अभी दिखूंगा, एक मिनट। आपने फैकल्टी को पिन नहीं किया हुआ होगा। सही है, पैसे दे रहे। बेटा अब मैं विजिबल हूं, मुझे जरा बताइएगा, एम आई विजिबल नाउ? चल गुड है। तो इस पेपर के अंदर ये वाला सबसे बड़ा मसला है क्या, कि सर जब हम इस पेपर को लिखेंगे ना तो हमारा पेपर पास हो सकता है, और अगर हम इस पेपर में हम थोड़ा सा भी चीजों को छोड़ देंगे ना तो पेपर पास नहीं होगा। अच्छा अब दो मामले हैं। देखो लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने हिम्मत करके 100 पेपर चेक कर तो लिए, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरे लिए वो चीज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस अटेम्प्ट में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, देखिए क्योंकि जाहिर है मैं तुम्हें ये बात पहले दिन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि एंड देन यू गाइस कैन बी मेड कंफर्टेबल। देखिए इस अटेम्प्ट में हमारे पास ना आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 60-70 के करीब स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रोफेशनल सीरीज में इतने नहीं होते कभी भी, तो मैं हमेशा ये वादा करता था कि मैं खुद चेक करूंगा, लेकिन इस दफा मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि यार मुझे थोड़ा सा जो है ना अपने एक असिस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग एन असिस्टेंट इन ऑर्डर टू चेक। हाँ रेस्ट अश्योर्ड, जो पेपर वो चेक करके देगा ना तो वो पेपर मैं भी यहाँ पे आपका दोबारा से वेरीफाई करूंगा, दोबारा से चेक करूंगा, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स। इस पेपर का पास करने से पहले इस पेपर के स्ट्रक्चर को समझना बड़ा जरूरी है। तो आए हम इस पेपर के बारे में ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। पहले आप मुझे बता दें कि हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द, अच्छा कोई ऐसा है जो बिना शर्म के बताना चाहे तो बता सकता है कि जिसकी दूसरी अटेम्प्ट, आपकी दूसरी अटेम्प्ट आपने, ठीक है, आपकी पहली अटेम्प्ट में मार्क्स कितने थे बस ये बता दें, और आपने सेल्फ स्टडी किया ये भी, ठीक, 48 आपकी भी सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा देखिए डॉक्टर और टीचर से बातें नहीं छुपा सकते, छुपानी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। उसका रीजन ये, जब सेकंड अटेम्प्ट वाली बात आती है ना, अल्लाह खैर, यहाँ पे 3-4 है, ठीक है, ओके। मैं ऑनलाइन वालों के भी मैसेजेस देख रहा हूँ, नहीं मैं वो ये लिखूंगा कुछ। हमारे कौन सी पेपर में पोजीशन थी? मैं जब इस क्लास में आ रहा था ना तो मुझे किसी ने बोला कि आपकी क्लास में एक लड़का है कुदरत होगा, इस पे अगर मेहनत हुई ना तो पोजीशन ले आएगा। तो मैंने उनकी बात से इनकार किया, मैंने कहा नहीं यार, बच्चा हर बच्चा ला सकता है, हर बच्चे का पोटेंशियल है। तो हमारे, अच्छा और कोई ऐसे जिसके पास इसी से में पोजीशन है कोई? शक्ति तुम्हारे पास भी तो है, तुम्हारे पास F2 में मुश्तबा पोजीशन की बात करो बेटा,
repeated times की नहीं और एयरपोर्ट तो चल अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के ऊपर। और स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर से रिलेटेड हमने पहले इस पेपर को समझना है, पेपर के पैटर्न को समझना है। वाई 4 आवर्स, हमें 4 घंटे क्यों दिए गए, हम 4 घंटे में क्या करेंगे ऐसा कि हम इस पेपर को पास कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, रादर दिस इज टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। ये आपकी नॉलेज की टेस्टिंग है ही नहीं, मैं सच बता रहा हूं। अंग्रेजी का पेपर है, लिखने का तरीका पूछ रहा है तुमसे, तुम्हें बोल रहा है ये लिख के दिखाओ, और ये तुम लिखोगे और वो तुम पास कर जाओगे पेपर को। दिस इज टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। मसला ये है, सिर्फ पहला घंटा जब हम पढ़ना पेपर को करना शुरू करेंगे ना, तो इसने पहला आर रख दिया रीडिंग टाइम, जिसमें आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ रीड और रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे चीजों को। दूसरे आर के अंदर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप 20-30% एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे केस स्टडी पढ़ना, अभी मैं बता रहा हूँ केस स्टडी कितनी बढ़िया होती है, मैं आई एम गेटिंग बैक टू दैट एज वेल। तो केस स्टडी पढ़ना और उस केस स्टडी को समझना और फिर उस केस स्टडी के बारे में लिखना शुरू करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना। और मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, केस स्टडी कैन बी फ्रॉम 8 to 12 पेजेस, 8 से 12 पेजेस की केस स्टडी है। चलो वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, इट कैन गो अराउंड 6 to 7,000 वर्ड्स। 6 से 7,000 वर्ड का अगर आप नॉवेल भी पढ़ने बैठते हैं ना बॉस, तो आपको 14 तबक रोशन हो जाते हैं, आपके दिन में तारे नजर आते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? कोई है बच्चा जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ता है? आप पढ़ लें, अल्केमिस्ट के नाम से एक किताब, छोटी सी किताब, मैं कहता हूं उसका हाफ पेपर आता है एसबीए, उतनी ही चीज। और जो वो किताब पढ़ता है ना, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, यार मैं दोनों काम कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, सरोज, चले, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेल्फ स्टडी से भी ये पेपर होता है, करते हैं लोग, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट 60,000। इनफैक्ट अब कितने का हो गया पेपर, ये आपको पता है ना, बढ़ गया, इस पेपर की प्राइस बढ़ गई है, ये 167 पाउंड का हो गया। प्रीवियसली इट वाज 150 पाउंड्स, ये 167 पाउंड का आपका पेपर हो गया, नंबर 1। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पाउंड का रेट देख सकते हैं, ठीक है, डॉलर के साथ बड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है इनका, पाउंड और डॉलर। तो ऐसा ना हो कि डॉलर ऊपर जाए तो पाउंड भी ऊपर चला जाए। सॉरी, पाउंड का रेट है, पाउंड का रेट है अराउंड 267-68 के करीब चल रहा है, 260 चल रहा है। मतलब मैंने आपको वो टेंटेटिव रेट बता दिया कि जिसपे आप जाके फीस भरेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रेट। और मतलब मैं कहता हूँ, मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि आप लोगों का एक टीचर के ऊपर 2.25 लाख रुपए का भरोसा है, यानी ये मुझ पर 2.25 लाख का भरोसा करके आएंगे, ये मुझ पर, हाँ ना भाई, मेरी फीस, उसकी फीस, पेपर की फीस, और लगा लें आप कम्यूट की फीस, 2.25 लाख रुपए का भरोसा करके बैठे हुए सब, ये ऑनलाइन वाले भी करके बैठे हुए। तो 2.25 लाख रुपए का भरोसा सोच समझ के किया जाता है बॉस, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड यू गाइस आर अबाउट टू बिकम ऑडिटर्स ऑफ बिग बिग कंपनीज। तो जब आपसे कहा जाएगा बेटा 2.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 4 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सामने रख देते हो, हर चीज का आरओआई निकाल देते हो, हर चीज में एनपीवी निकालते हो, हर चीज में आईआरआर निकालते हो, हर चीज के रिटर्न निकालते हो, ईपीएस लेके बैठ जाते हो कंपनीज का। हम तो यही करते हैं। 2.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आप, तो सर आज बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं बड़ा रिलायबली और बड़ा ओपनली बात करता हूँ इन चीजों के ऊपर, ठीक है। कराची के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर पढ़ाने वाले, और बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। आई बिलीव के जो भी इस फील्ड के अंदर है या जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, आई ऑनेस्टली गिव देम ह्यूज रिगार्ड, बिकॉज एसबीएल पढ़ाने के लिए आपको बड़ी हिम्मत और बड़ी मोटिवेशन चाहिए। ये सब्जेक्ट या तो आपको उठा के इधर ले जाएगा या आपको उठा के वापस नीचे ले जाएगा। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। खैर, मैं अपनी तारीफें बाद में करता हूँ, पहले हम सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर कितने घंटे का पेपर है? सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, एक तो पहली बात तो ये कि इट्स अ 4 आवर एग्जाम। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये 4 आवर एग्जाम में ना एसीसीए की कंपल्जन नहीं है।
क्या आप 1 घंटे में रीड करें या आप 3 घंटे में लिखें। यू कैन स्टार्ट राइटिंग राइट फ्रॉम डे 1, मतलब राइट फ्रॉम मिनट 1। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं, कुल्लुल हराम है तुमने कि अगर तुमने पहले मिनट में लिखना शुरू कर दिया, मतलब मैं बता रहा हूं, मैं तुम लोगों को जो है ना डिसोन कर दूंगा अगर तुमने पहले मिनट में लिखा। आपको पहले घंटे में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, पेपर नहीं लिखना। आपके बराबर वाला दूसरी किसी जगह से पढ़ गया, पेपर लिखना शुरू, आपको एंजाइटी हो रही है, मर जाए, कुछ हो जाए, आपका मौत का फरिश्ता आके आपकी रूह कब्ज कर ले, आपने पहले घंटे में नहीं लिखनी, आपने पहले घंटे में पेपर पढ़ना है। बिगेस्ट मिस्टेक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं वक्त के साथ साथ आपको एग्जामिनर कमेंट्स दिखा दूंगा। आई विल प्रूव माई वर्ड्स। एग्जामिनर कहता है पहले घंटे में पढ़ना है पेपर, क्योंकि अगर तुमने पहले घंटे में पेपर लिखा तो यकीन माने फिर उसके बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं। खुद सोचे ना, एक केस स्टडी तुमने पढ़ी भी नहीं है और उसके बारे में तुम पहले ही घंटे के अंदर लिखना शुरू हो जाओगे, तो क्या लिखोगे? यू डोंट नो एनीथिंग, यू विल स्टार्ट पिकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पैराग्राफ्स और फिर आप फ्रीक आउट कर जाओगे। तो इन चीजों का सबसे पहले ख्याल रखना है। नंबर 1, पहले दिन में बहुत अच्छा हुआ सर, 4 घंटे का पेपर है आपका। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि इस पेपर के 2 हिस्से, इस पेपर के 2 हिस्से, ये अब जो दूसरा हिस्सा है ना आपके दूसरे पेपर्स के अंदर ऐड होने वाला है। ये जो सेकंड पार्ट अब मैं बताने जा रहा हूं ना, ये पहले आपके एसबीआर में नहीं था, ये आपके एएफएम में भी नहीं था, ये आपके एटीएक्स में भी नहीं था, ये आपके ट्रिपल ए में भी नहीं था, ये एएफएम में भी नहीं था, अब ये आएगा। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ मुझे आता है, सिर्फ एसबीएल को आता है, मतलब जब मैं बोलूंगा अपनी बात तो एसबीएल है, सिर्फ एसबीएल को आते हैं ये मार्क्स। कब से आ रहे पता है? सितंबर 2018 से। ये मार्क्स, ये पार्ट हमें सितंबर 2018 से आता है। तो अब कोई टीचर आता है ना एसबीआर पढ़ाने वाला, बोलता है सर बिलाल यार ये मार्क्स सिखा दोगे? ये 20% क्या है? एसबीएल का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा है टेक्निकल पार्ट, दूसरा हिस्सा है प्रोफेशनल मार्क्स। अच्छा, टेक्निकल पार्ट इज 80% ऑफ योर पेपर, प्रोफेशनल मार्क्स इज 20% ऑफ योर पेपर। सर ये प्रोफेशनल मार्क्स क्या होते हैं, क्यों दिए गए और इसमें लिखने का तरीका क्या है? देखें, ये अज्यूमिंग एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर सारी की सारे मामले जो है वो आपके इन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, ये हिस्सा जो है ना ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ये वो हिस्सा है जो आपके नॉर्मल पेपर में होता है, बस फर्क ये है कि नॉर्मली 100% होता है। फर्क ये है कि ये हिस्सा नॉर्मली 100% होता है और ये हिस्सा आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। सर इस हिस्से के अंदर ना हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स है, लीडरशिप है, स्ट्रैटेजी है, आपका ऑडिट का चैप्टर एक मौजूद है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपके हर किस्म के चैप्टर्स मौजूद है। लेकिन हो सकता है ये वाला पार्ट तुम आज भी सिक्योर कर, हो सकता है ये वाला पार्ट तुम आज भी सिक्योर कर जाओ, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंडेंट है। ये वो पार्ट है जो स्पेसिफिक किसी एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, ना इसमें तुमने कोई कैलकुलेशन करनी है, ना इसमें तुमने कोई मॉडल याद करना है, ना इसमें तुमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना है। यहां पे यू जस्ट नीड टू हैव 5 स्किल्स। आपके पास 5 स्किल्स होंगे जिसकी बेसिस पे आप इस पार्ट के अंदर अपने मार्क्स को सिक्योर करें। सर बिलाल वो 5 स्किल्स क्या है? बेटा वो 5 स्किल्स हैं आपके पास कम्युनिकेशन, अच्छा अब एक मिथ भी बताऊंगा थोड़ी देर में, स्केप्टिसिज्म, बिजनेस एक्यूमेन, और कौन सा पता है किसी को? गुड एनालिसिस एंड
लेकिन एक मजे की बात बताओ, नहीं है तो 5, ये 5 स्किल्स है। इवैल्यूएशन, एनालिसिस, बिजनेस एक्यूमेन, स्केप्टिसिज्म एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि लोग समझते हैं कि ये 20 मार्क्स पे मिल जाएंगे। मसला यह है कि आपको 20 मार्क्स स्ट्रेट अवे इस पे नहीं मिलेंगे। 20 मार्क्स स्ट्रेट अवे आपको इस पे नहीं मिलेंगे। तो सर फिर हमें करना क्या है? देखिए, आपके पास ना एसबीएल में एक 12 पेजेस की केस स्टडी आई सबसे पहले, ठीक है। उस केस स्टडी के बाद 4 रिक्वायरमेंट्स आएंगी, सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स, हर रिक्वायरमेंट में 3 पार्ट्स। 100 मार्क्स का पेपर है ना, 4 रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट में 3 पार्ट्स हैं। ये जो 3 पार्ट्स है ना आपके, इन 3 पार्ट्स में टेक्निकल पार्ट कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इन दी अबव केस स्टडी उसने आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस दिया हुआ है कंपनी के बारे में, उसने आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस दिया हुआ है कंपनी के बारे में, और बोलता है कि यार इस कंपनी का कल्चर कुछ ऐसा है, इस इकोनॉमी का कल्चर कुछ ऐसा है, और हम चाहते हैं कि हम इस कंपनी को एक्वायर कर लें। उस कंपनी का आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता दी, पहली बात। उस कंपनी का आपको कल्चर बता दिया, यानी उस कंपनी के आपको, मेरे ख्याल में दे हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दैट कंपनी, एंड उस इकोनॉमी के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स भी बता दिए। अब आपको पूरा शॉर्ट मॉडल बता दिया, आपने पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सुन लिया। अब आपने पूरी कहानी सुन ली कंपनी के बारे में, 12 पेज की केस स्टडी में बहुत सी बातें बताई भी होंगी, अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अब सवाल क्या पूछे? Evaluate the above given proposal of acquiring this company. You will be getting 4 marks on evaluation and 16 marks on technical skills. मैं पेपर दिखा के जाऊंगा आज। जिस चीज में हमने उतरना है ना, हमें पहले दिन देखना है, पता तो चले है क्या। मसला ये है कि सर 3 घंटे का नहीं है, ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये 2 + 2 4 नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है सर ये 12 पेज की केस स्टडी आई, सवाल में पूछा, फिर वो तुम्हें पता है क्या बोलेगा? फिर वो तुम्हें कहेगा ये स्किल लगाओ एक मॉडल के साथ। मॉडल कौन सा है पता है? जबरदस्त, शॉर्ट मॉडल। शॉर्ट मॉडल, अच्छा बेसिकली शॉर्ट मॉडल अप्लाई नहीं होता, इट्स टोज मॉडल। शॉर्ट मॉडल अब दुनिया में टोज मॉडल है, तो मॉडल टोज लगता है, लेकिन हम यूज, अभी आपको नहीं पता तो हम शॉर्ट पे रखते हैं। शॉर्ट मॉडल अप्लाई करो, 20% मार्क्स में से एक स्किल उठाओ, उसको अप्लाई करो और इसे प्रेजेंट करो टू सीईओ ऑफ द कंपनी, और इसे प्रेजेंट करो लेटर के फॉर्मेट में। अब बात समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सर बिलाल शॉर्टकट, 4 ways टू क्लियर एग्जाम। एसबीएल में 4 वे स्ट्रैटेजी है। पहली चीज, हु यू आर, आप कौन है। इसका मतलब है आपको एक रोल दिया जाएगा। अब सुने बात, यू माइट बी एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू माइट बी इंटरनल ऑडिटर। आपको पेपर में बताया जा रहा है यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, यू आर द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यू आर द सीएफओ ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के रिक्रूटमेंट एडवाइजर हैं, आप कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हेड हैं, आप कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है, आप कंपनी के बाहर के बंदे हैं, आपको एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे हायर किया गया है। आप ईवाई के एक इंडिविजुअल है जिसको एक असाइनमेंट बेस दी गई है। सर आपको ये तमाम की तमाम बातें, आपका एक रोल होगा। इसका मतलब है सबसे पहले तो यू आर गोइंग टू वेयर अ हैट, जिसमें आपको उस रोल के अंदर अपने आप को लेके आना है। मेरी बात समझ आई? आपको बताया जाएगा आप कौन है। आप अब पेपर में लिखते हुए स्टूडेंट नहीं है, अब आप पेपर में लिखते हुए एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, एक सीएफओ है, एक सीईओ है, एक कंपनी के, कुछ भी दिया जा सकता है। हो सकता है पूरे पेपर के लिए ये आपका एक ही रोल रखे।
और ये भी हो सकता है कि पूरे पेपर के लिए ये आपके रोल चेंज करता रहे। पहली रिक्वायरमेंट आपका रोल सीईओ, दूसरी रिक्वायरमेंट आपका रोल सीएफओ, तीसरी रिक्वायरमेंट आपका रोल इंटरनल ऑडिट हेड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा रोल बदल जाए तो तुम्हारा तर्ज बयां बदलेगा कि नहीं? तर्ज बयां मतलब योर कम्युनिकेशन स्टाइल शुड चेंज और नॉट। सर कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं चेंज होगा अभी। कम्युनिकेशन स्टाइल पता है कब चेंज होगा बेटा? इधर देखिए, कम्युनिकेशन स्टाइल पता है कब चेंज होगा? कम्युनिकेशन स्टाइल तब चेंज होगा जब आप अपना दूसरा काम परफॉर्म करेंगे। दूसरा काम है whom you are communicating। आप बात किससे कर रहे हैं? देखो बात, आप हैं सीएफओ ऑफ द कंपनी एंड यू आर कम्युनिकेटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब मुझे बताओ सीईओ, या बल्कि यूं भी छोड़ो, आप है सीएफओ ऑफ द कंपनी एंड यू आर कम्युनिकेटिंग टू द मार्केटिंग हेड। अब मुझे बताओ, अगर तुम मार्केटिंग हेड से कम्युनिकेट कर रहे हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन फाइनेंशियल या छोड़ो इसको, क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजीज पे ज्यादा होगी या क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजीज पे ज्यादा होगी? क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी? मैं इसको रिफ्रेज करता हूँ। आप ये बोलेंगे कि कंपनी के अंदर जो है वो ईपीएस अच्छा नहीं आ रहा, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बेकार है, कंपनी का गियरिंग रेशो नहीं अच्छा, तो मार्केटिंग मत करो, ये बोलेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर कंपनी नीड टू हैव एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन रिलेटेड टू द मार्केटिंग स्टंट्स, and if the company is going on entering into a niche marketing strategy, then the company will have penetration or let's suppose a differentiation strategy for all the individuals. And if we go for the differentiation strategy on test run basis, we might earn huge amount of profitability। वहां मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट के नंबर्स की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की इंक्रीज हो। उनको क्या पता कि प्रॉफिट कैसे आते हैं, उनको क्या पता कि रोज क्या है, उन्हें क्या पता रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, उन्हें क्या पता गियरिंग रेशो क्या हो। हमें तो उनसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी के बारे में बात करनी है। हाउएवर जब हम बात करेंगे सीईओ ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ द कंपनी से, या हमें कहा जाता है यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड यू आर राइटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो वहां मेरा बात करने का तरीका बदल जाएगा। वहां मैं क्वांटिटेटिव टर्म्स पे ज्यादा बातें करूंगा इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव टर्म। वहां मैं क्वांटिटेटिव टर्म्स के ऊपर ज्यादा बातें करूंगा इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव टर्म्स। क्या मेरी बात समझ आती है? अब दूसरी बात, तीसरी बात, सर 4 वे स्ट्रैटेजी बताया था ना। तीसरी चीज है कि आपसे कहा जाएगा व्हाट प्रोफेशनल मार्क्स आर एस्टेड। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके सामने सारे प्रोफेशनल मार्क्स रख दिए, क्या आप मुझे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें 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 इसमें? जी, क्या हमारी जनरल डिफरेंशिएशन पता है हमें इसमें क्या होता है? चलो सबको छोड़ो, इन दो में बता दो बस, इवैल्यूएशन और एनालिसिस क्या फर्क है? इवैल्यूएशन बैलेंस होना चाहिए, मेरिट एंड डीमेरिट बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब है अगर एक कंपनी के अंदर 3 मेरिट है और 2 डीमेरिट है तो मुझे 2 डीमेरिट को 3 डीमेरिट करना पड़ेगा। सर मतलब बैलेंस होना चाहिए जो है वो केस स्टडी को, बुरी बातें कुछ अच्छी बात है, बुरी बातें, ठीक है। और कुछ सर एनालिसिस करें पास्ट इंफॉर्मेशन से लाजमी कंपेयर करें, मतलब कोई चीज को जिससे आप कंपेयर करें करंट चीज को। सर इवैल्यूएशन में कंक्लूजन निकालेंगे। वेरी गुड, एनालिसिस में बहुत अच्छी बात बोली है। सबसे मेन पॉइंट ये है, इवैल्यूएशन में तुम्हें एक साइड लेना, यानी जब भी सवाल इवैल्यूएशन का होगा, वो तुमसे ये कहेगा कि देखो कंपनी के रिक्वायर्ड प्रपोजल को इवैल्यूएट करो। वो तुमसे कहेगा कंपनी के इस रिक्वायर्ड प्रपोजल को इवैल्यूएट करो। जब तुम इस प्रपोजल को इवैल्यूएट कर रहे होगे तो इस प्रपोजल में कुछ अच्छी बातें तुम्हें उस केस स्टडी से नजर आएंगी और इस प्रपोजल की बुरी बातें भी तुम्हें उस केस स्टडी से। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि यार हम जिस इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इट इज अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, लेकिन हम जिस इकोनॉमी में जाने के बारे में सोच रहे हैं दैट इज नोन एज अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। तो हमारे पास 2 किस्म की इकोनॉमीज हैं।
हम जिस कंपनी में एक्वायर होने के बारे में सोच रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है। हम जिस कंपनी के अंदर अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। अब मुझे बताओ क्या इसमें तुम्हें प्रोज ही प्रोज नजर आ रहे हैं? सर हाँ, प्रोज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन ये है कि मुझे इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को सिखाना पड़ेगा, लेबर मोबिलिटी अरेंज करनी पड़ेगी। तो सर ये तमाम की तमाम बातें अगर मैं अरेंज करने जाऊंगा तो इसका मतलब है आई विल हैव सम बेनिफिट्स एंड आई विल हैव सम डिसएडवांटेजेस एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विल राइट अ कंक्लूजन व्हेन आई एम गोइंग फॉर एन इवैल्यूएशन स्किल। मुझे एक साइड ले देखो भाई, प्रोज ज्यादा है कॉन्स कम है, इसका मतलब है प्रोज ज्यादा है, चले जाओ इस प्रपोजल पे। भाई प्रोज कम है कौन ज्यादा है, इसका मतलब है अभी रुको, अभी मत करो, कुछ अरसे बाद करें। क्लियर होती है? मैं अपनी कंपनी में, मैं स्टील सेक्टर में होता हूं, मैं अपनी कंपनी के अंदर मेरी कंपनी की मशीन की जो बेसिकली वर्किंग है ना, या मेरी कंपनी की जो मशीन के अंदर कैपेसिटी है वो 72% पे ऑपरेट हो। अब यार एक बात बताओ, कभी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा आपने? देखा ही होगा, गाड़ी के आगे एक लगा हुआ, नहीं देखा? स्पीडोमीटर की मैक्सिमम रेंज अगर 220 है तो क्या आप उसको अगले 2 घंटे के लिए 220 पे चला सकते हो? गाड़ी की धज्जियां उड़ेगी। इन अ वेरी सिंपल मैनर मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी जो है वो अगले 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगी और फिर कभी नहीं चलेगी। तो सर मेरी मशीन की कैपेसिटी अगर मैं कहता हूँ ना 72%, तो इसका मतलब है फुल। अगर मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि हमारी मशीन चलती है 24/7। मैं था यंग एनर्जेटिक, मैं गया अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद, अच्छा मैं था लाडला में था तो जरा जाने भी देते थे, तो मैंने जाकर रोना डाला। मैंने कहा देखो कोविड आ गया है, मुबारकबाद दो मुझे। कहते क्यों? मैंने कहा देखिए कोविड आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस कोविड में इंटरेस्ट रेट को गिरते हुए देख रहे हैं। सर उठा लें, 60 करोड़ की मशीन है सर, एक नई मशीन उठा लें। अभी मसला क्या है, हमारे पास 72% से 8% के ऊपर डिमांड आती है ना, हम किसी इनएफिशिएंट सप्लायर को भेज देते, और फिर बोलते देखा उससे माल खरीदा था, देखा हम कितने अच्छे हैं, उसका कहता बुरा काम है क्योंकि इनएफिशिएंट सप्लायर को भेज रहे हो। यानी हम किसी छोटे स्टील प्रोड्यूसर को भेजते जिसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारी तरह, हमारी प्रोडक्ट की तरह बहुत अच्छी नहीं। जाहिर है मैं अपने से अच्छे वाले को तो नहीं भेजूंगा, यानी आई वोंट से कि आप मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले के पास चले जाए, मैं ये बोलूंगा मुझसे बुरे वाले के पास जाकर डेमो लो ताकि दोबारा मेरे पास, और अब की बार आओगे तो डिस्काउंट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अब आप एक सर्विस देख चुके। ऐसे ही होता है ना, मार्केट इसी तरह चलती है। तो मैं कहता था सर डोंट consider your competitor to be small or don't consider your competitor to be less efficient than you are। कभी भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई ना सर, हमें धज्जियां उड़ा देगा, हम वहां पे भेज रहे होंगे और पता चल रहा है कस्टमर वाकई उसकी तारीफ करके चीज लेके जा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं अच्छा बताओ क्या? मैंने कहा सर देखिए ये रही। उन्होंने कहा एक इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी बना के दो, मुझे बना के दो, एक प्रपोजल लेके आओ, कितने की मशीन है और तुम क्यों कहते हो कि मशीन अच्छी। मैंने कोई तकरीबन 1 हफ्ता वर्किंग की, सारे ऑडिट का काम रख दिया साइड में। मैंने कहा चलेगी, हम शुरू हो गए, ये काम 10 चीजें लिखी मैंने प्रोज के अंदर और 2 कॉन लिख के लेके दिया, और मैंने इवैल्यूएशन किया। मैंने कहा सर मुबारक हो, हमें तो मशीन खरीदनी चाहिए। उनका एक बात, उन्होंने कहा सर बिलाल आपने सारी अच्छी बातें इसलिए लिखी है क्योंकि आप सारी चीजों को अच्छाइयों की तरफ से देखें। कोविड कितना अर्सा रहेगा? मैंने कहा सर 1 साल तो रहेगा। और क्या लगा इंटरेस्ट रेट क्या है? मैंने कहा 7.25%, काइबोर पाकिस्तान में गिर गया था काफी। क्या लगा हमें मिलेगा कितने पे? मैंने कहा सर आपको मिल जाएगा 10% के ऊपर। क्या कोविड खत्म हुआ तो? मैंने कहा कोविड खत्म हुआ तो 15%। क्या लगा जरा आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएंगे हमें कितनी पड़ गई अगर कोविड खत्म हो गया? मैंने कहा सर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 25 साल के लोन के ऊपर, तो 25 साल के लोन में से अगर मैं 1 साल निकाल दूं कोविड का, तो 1 साल का तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट 10% था, लेकिन बाकी 24 साल का मैं चुप होना शुरू हो गया। अच्छा बाकी 24 साल का इंटरेस्ट रेट 15% हो जाएगा? हाँ अच्छा जी सर, अब बोले सर पे बैक पीरियड निकालेंगे? मैंने कहा सर वो नॉर्मली हमारी जो डिमांड बढ़ रही है ना 72% से, वो तकरीबन सालाना बेसिस पे 2% बढ़ती है। तो कहता है पे बैक पीरियड, यानी हम 2% के लिए एक नई मशीनरी डलवा रहे। मैं बड़ा एनर्जेटिकली ये काम करने गया, मैं रियल लाइफ बात बता रहा हूँ। 2% डिवाइडेड बाय 60 करोड़, यानी 2% का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 60 करोड़ की मशीन। पे बैक पीरियड ना मेरे बच्चों के बच्चे जाके रिकवर करेंगे वो मशीन को। आप खुद सोचो ना यार, 60 करोड़, अगर मिसाल के तौर पर 2% प्रॉफिट हमारा ₹1,00,000 या 2% प्रॉफिट हमारा 10 लाख रुपए भी है, तो आप सोचो 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, आप सोचे सालाना कितने साल हो गए?
अगर आप 60 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करें, चलो आधा कराची सोच रहा है कितने साल हो गए बेटा, 60 साल हो गए, ठीक है। 60 साल आपका पेबैक पीरियड अगर किसी चीज इन्वेस्टमेंट का हो, तो आप मुझे बताएं, मैं पहले दिन अच्छा हूं, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये वायबल है? अब मुझे बताएं, मैं इतना बड़ा प्रपोजल बना के पूरा हफ्ता काम छोड़ के मैंने कहा सर ये देखे प्रो, अब बात पता है क्या, पेपर में भी आप ऐसे ही होता, आपकी सोच पता है क्या, आपकी सोच है पेपर में ना, मतलब एक चीज आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप प्रोस 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 डाल दो, कौन देखने का दिल ही नहीं करता, आप सेलेक्टिव परसेप्शन पे चले जाते हो। आप कहते हो यार देखो मैंने प्रोस देख लिया, प्रोस, फिर आप बोलोगे यार सर बिलाल ने कहा था वैल्यूएशन में कौन भी डाल, अब आप ढूंढने निकलोगे कौन, अब आपने ढूंढने दो कौन डाल दिए पेपर में, एग्जामिनर कट करता है, एग्जामिनर कह रहा है ये वैल्यूएशन, ये स्ट्रैटेजी को मैं जान पूछ के शुरू में बड़ी अच्छी दिखा रहा था, आखिरी के 3 पैराग्राफ पढ़ते, पहला पैराग्राफ के अंदर बहुत अच्छी थी, 3 पैराग्राफ में बहुत बुरी थी, आप लिख के आगे स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट कर लो, आप मेरी तरह थे। अब आप सोचें, इसका मतलब है इवैल्यूएशन में बहुत सोच समझ, देखिए लगता तो यही है प्रोज एंड कॉन, प्रोज एंड कॉन, मसला हमारे सेलेक्टिव परसेप्शन का। हम जब पेपर पढ़ते हैं ना, मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, जब हम फर्स्ट अपना चैप्टर्स खत्म करेंगे ना, तो मैं वो पेपर पढ़ाऊंगा, तो हम जब पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं हाईलाइट करता हूँ, मतलब देखो प्रोज नजर आया, देखो प्रोज है। अब बच्चे को जब मैं कौन चुप हो जाता हूँ, मैंने 6 प्रोज, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा होशियार है, वो पहले 2 पैराग्राफ में प्रोज रखेगा, आखिरी के 5 पैराग्राफ में कौन रख देगा। अब हमने 4 5 6 7 प्रोज ढूंढ ली, सवाल है 18 मार्क्स का, आपने कहा 7 प्रोज, आपने 7 प्रोज ढूंढे, अब आप कौन पे जाओगे ना, मैं कौन पे चुप हो जाता हूँ, प्रोज में बताता, देखो पहला प्रो मिल गया, देखो दूसरा वैल्यूएशन बेटा याद करना, बेटा मार्क कर लो, तीसरा चौथा 8वां 7वां हो गया, कौन पे में चुप होता, बच्चा भी चुप रहता है, मुझे कहते सर ये कौन कैसे हो गया, फिर मैं याद करूँ देखो ये क्या था। अब यहां तुम सिलेक्टिव परसेप्शन, अगर तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूं ना, तो मेरी बुराइयां तुम्हारे सामने छुप जाती है। दिस इज द मतलब इन इवैल्यूएशन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई इवैल्यूएशन स्किल इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल। मैं समझता हूं ये सबसे मुश्किल है, यहां बच्चा फेल कर, यहां बच्चा फ्लंक है। अच्छा दूसरा एनालिसिस स्किल, एनालिसिस स्किल में बच्चा ये समझता है कि सर ये तो इवैल्यूएशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो मैं कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर सबसे बड़ा काम करना है, इसके अंदर रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, आपने जो सिनेरियो पढ़ा ना, आपने उसे अपने अल्फाज में लिखना, आपने जो सिनेरियो पढ़ा आपने उसे अपने अल्फाज में लिखना। अच्छा एक चीज मैं बता दूं यार, माजरत आज की क्लास ना मैं 9 बजे तक नहीं ले जा सकूंगा, ठीक है, मेरा कुछ एक रीजन है जिस वजह से मैं आज थोड़ा सा जल्दी ऑफ करूँ, ठीक है, तो वी माइट गो टिल 7:45 और 8 o'clock मैक्सिमम चलेगा, ठीक है, तो अगर आपने बुलाना है तो आप 7:45 8 o'clock तक बुला दीजिए, ठीक हो गई। लेकिन ये हर दफा नहीं होगा, ये आज बस मैं आज सोच रहा था ना लूं क्लास, लेकिन क्योंकि मुझे अंदाजा था कि मेरे पास सबके नंबर्स नहीं होंगे, तो इस वजह से मुझे मजबूरन करना पड़ा। ठीक है, खैर हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो काम मैंने करना वो मेरा पूरा हो जाएगा। एनालिसिस स्किल में आप क्या करते हैं, आप रेप्लिकेट करते हैं। सर बिलाल रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब है आपके पास सिनेरियो है, आप उसी सिनेरियो को अपने अल्फाज में लिख लोगे। अच्छा क्या तुमने कभी बचपन में स्टोरी टेलिंग की है या स्टोरी बनाना सीखा है? बनाना तो सीखा है ना, कितनी बनाई है ना, बचपन में क्या आज तक बनाते आ रहे हैं? कितनी बनाई है? जब आप पकड़े जाते हैं कितनी बनाते हैं? ऐसा होता है ना, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये स्टोरी टेलिंग का आर्ट जानते हैं, और जो पता नहीं कैसे हमारे बच्चों में होता है, तो वो एनालिसिस स्किल है, बिजनेस एक्यूमेन। अच्छा इन सारी चीजों को करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डराऊंगा, ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन डरने अभी तक तो वो पूछा अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक भी डरा रहा था, लेकिन और डरना जरूरी है, कुछ रीजन है डरने के। बिजनेस एक्यूमेन होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द बिजनेस। अच्छा मैं तुम्हें ना एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, आओ एक बात बताओ, लेट्स सपोज मेरे पास है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ए की सेल है 500, 700, 1000। सबसे अच्छी प्रोडक्ट कौन सी है? वेरी गुड। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 400, 500, 1100। आपका प्रॉफिट आ गया, लॉस आएगा। प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है? प्रोडक्ट बी का, और यहां ग्रुप प्रॉफिट कितना है? 200।
आपसे पूछता हूँ, आप सबने ये देखा सिनेरियो, सबको नजर आई ये बात? मेरा सवाल है, अगले 5 मिनट में प्रॉफिट बढ़ाना है, तो कैसे? सॉरी, वेरी गुड, लेकिन सर अगर फिक्स कॉस्ट हो गई, हाँ जी, और गुड जी। कितने लोग कह रहे हैं सी बंद कर दे? इट इज अ गुड मेजर। मैं आपको बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, कितने लोग कह रहे हैं सी बंद कर दे? अब हाथ उठाओ। एक ही कह रहे हैं, तू और मैं ही साथ हैं, हम दोनों मुंशी है, पता है ये क्यों नहीं कह रहे? सही कर रहे हैं, मुंशी समझते हैं क्या है? सर बंद कर दो। अबे फिक्स कॉस्ट पापा भरेंगे आज, कहां से आएगी फिक्स कॉस्ट? सॉरी, वेरी गुड। अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होती तो बंद करते। यहाँ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ नेगेटिव प्रॉफिट है, यानी लॉस है आपका। मसला ये है मुंशियाना अप्रोच। सर आपसे पूछा जाएगा कि अब आप बताइए व्हाट टू डू नाउ, आपको सिचुएशन दे देगा बिजनेस, आपको सिनेरियो में सिचुएशन दी हुई होगी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू आस्क यू के लेट अस नो द बेस्ट वे ऑफ ब्रिंगिंग दिस कंपनी इनटू अ मोर प्रॉफिटेबल सिचुएशन। और आप में से 4 लोग लिखे, और बोलेगा बिजनेस एक्यूमेन के 10 मार्क्स है, या बिजनेस एक्यूमेन के 4 मार्क्स है, या बिजनेस एक्यूमेन के 5 मार्क्स, और आप में से लिखेंगे क्लोज डाउन का प्रोडक्ट सी, और फिर आप उस सी की बुराइयां लिख दोगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, जीरो, आपको दोबारा बुलाएगा इसी से वाला, बोलेगा आए 60,000 रुपीज दे और एंट्री करें, फिर से एंट्री करें। ये रीजन है। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ दी कंपनी। देखिए आप ये भी सोचे कि अगर एक प्रोडक्ट बंद करेंगे आपके एम्प्लॉय निकल जाएंगे, आप ये भी सोचे अगर एक प्रोडक्ट बंद करेंगे मार्केट में इन कम्पिटिटिवनेस, एसडब्ल्यूबीएल क्या हुआ, रिटेल सर्विस बंद कर दी है। अगर आपको पता हो, हम मेरे पास एक पढ़े लिखे लोगों के तबके में मैं बैठा हुआ था 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा भाई साहब आप एजुकेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं? मैंने कहा यस सर। कहने लगा बताओ तो सही एसडब्ल्यूबीएल बंद क्यों हो गई? मैंने कहा आप मुझे सिर्फ ये बता दें आपका किससे ताल्लुक है? कहता है मेरा ताल्लुक है फाइनेंशियल एनालिसिस से। अभी मैं आपको बताऊंगा एसडब्ल्यूबीएल की बुराइयां, एसडब्ल्यूबीएल ने गलतियां क्या की। उसने मुझे 100 बुराइयां गिना दी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि एसडब्ल्यूबीएल करता क्या है। कितने लोगों को पता है एसडब्ल्यूबीएल क्या करता है? कौन सी सर्विस? कौन सी ट्रांसपोर्ट सर्विस? बेटा उसकी 4 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, जो कि हमें लगता है कि एसडब्ल्यूबीएल बंद हो गई तो बंद हो गई। एक है रिटेल, एक है टूरिस्ट, एक है इंटरसिटी, और एक है लॉजिस्टिक्स। मेरी कंपनी का आधा जरिया ये लोग लेके जाते हैं, और आप कह रहे हैं बंद हो गई। कहां से बंद हो गई भाई? रिटेल सर्विस बंद की है उन्होंने, जिसमें 50-60 रुपए में बैरियर डाउन लेके जाते थे डीएचए से, वो एक अलग कहानी है, वो बंद हुई है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। बाकी 3 सर्विस आज भी ऑपरेशनल है। लोगों को बात, अब आप सोचे ना, आप कह रहे हैं अब आपने एक व्यू पॉइंट बना दिया एसडब्ल्यूबीएल दुनिया से खत्म हो गई, खत्म, द एंड, नो मोर एसडब्ल्यूबीएल। नहीं है ऐसा। देयर आर 3 मोर सर्विसेज दैट आर हाईली प्रॉफिटेबल एंड दे आर टोटली ऑपरेशनल इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। ये है, आज चल रही है, मैं देख के, मैं आपको देखा हाल बता रहा हूं। एसडब्ल्यूबीएल नहीं बंद हुई। आप मेरे दोस्त, वो एसडब्ल्यूबीएल में काम किया, हम लोग किसी शादी पे बैठे हुए थे, तो 3-4 और दोस्त को बोल रहे यार तुम्हारी तो जॉब चली गई। उसको बोला नहीं हुई यार बंद, कौन सी जॉब चली गई? कहने लगा यार तुम्हें निकाला नहीं अभी तक। अच्छा कितने अच्छे लोग हैं, बंद होने के बाद भी सैलरी दे रहे हो यार, तो घर पे बैठ के कमा रहे हो। उसने बोला भाई साहब मैं हूँ लॉजिस्टिक्स के, तो आप ना ध्यान रख दें, मैं हूँ गाड़ियों की परचेजिंग और सेलिंग है, इनकी जो गाड़ी आती है वो मैं खरीदता हूँ। आप सोचो यार माइंडसेट, इंडिविजुअल्स माइंडसेट ये है कि बंद कर दो, दिस इज नॉट बिजनेस, ये बिजनेस है। दूसरी चीज, मतलब चौथी चीज, सॉरी, स्केप्टिसिज्म। क्या मतलब? ये तो तुम लोगों को पता होगा, ऑडिटर्स, शक, प्रोफेशनल शक, neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad, न्यूट्रल रहना। मैं ऑडिट करने गया, मुझे पहला दिन नहीं, पहला तो नहीं था, 6 महीने बाद मैं ऑडिट करने गया, मैं कंपनी में एंटर हुआ, मुझे मैनेजर ने बोला कंपनी है आपकी हैदराबाद में। मैं हैदराबाद पहुंचा, कंपनी में पहुंचा, कंपनी के ओनर से मिला, सफेद दाढ़ी। मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हाजी साहब आ जाइए, नमाज का वक्त हो जाता है सबसे पहले। मैंने नमाज पढ़ने के बाद अपने मैनेजर को कॉल की, कहा भेज दिया, इस आदमी में तो फ्रॉड की कैपेबिलिटी ही नहीं है। कहता है यूज प्रोफेशनल शक। थोड़ी देर बाद V8 आई,
नहीं मुझे उठाने नहीं है, कोई और है। उसमें उनके बेटे बैठे हुए थे, वो आए, टोन जीन्स, कानों में बालियां और स्पाइक्स। मैंने कहा बिल्कुल सही जगह भेजा, यही होता है सबसे ज्यादा फ्रॉड। फिर उसने एक ही बात कही, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करें बिला सब, नाइदर टू कंसिडर। देखिए हम आपकी केस स्टडी की लुक्स की बेसिस पे हम फैसले नहीं सुनाएंगे। आपकी केस स्टडी में एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसकी लुक्स ऐसी लग रही है कि पूरी कंपनी का दिवालिया निकला हुआ है, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले पेज पे कंपनी की अच्छी बात जो आपने पढ़ी नहीं, हो सकता है। यार मैं तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक बड़ा मजेदार वाक्य बताऊं। मैं टेक्स्ट का पेपर देने गया था आईकेट सीए का। मैं टेक्स्ट का पेपर देने गया ना, तो उस जमाने में आईकेट का पेपर है बस, वो अजीब सा होता था। तो आखिर में क्या होता है, अब आप एक एंजाइटी एक टेंशन वाले माहौल में होते हैं। आखिर में क्या होता है, आखिर में पेपर के एंड में क्या लिखा होता है, दी एंड, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। इन्होंने नहीं लिखा, सॉरी। अगर नेक्स्ट पेज पे जाना होता है तो यहाँ क्या होता है, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक सवाल इनका यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, तुमने सवाल अटेम्प्ट कर लिया, सारा पेपर अटेम्प्ट हो गया, आखिरी के 1 मिनट बचा, पेपर घुमाया, एक सवाल यहाँ पे, यानी यहां तक सवाल एंड हो रहा था, नीचे खाली पेज, पेपर घुमाया, सवाल यहाँ पे निकला। अब सोचे क्या क्या हालात हो गए। अब आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचे, ये है मैं तो बस मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं बस रोने वाली शक्ल हो गई थी। आप सोचे ना यार, आप जैसी अब ये यूट्यूब पे जाएगा, एलिगेशन लग जाएंगे। तो यहां तक पेपर एंड हो गया, उसके बाद क्या कि अगले पेपर में फिर सवाल आया। तो खैर वो बस सिचुएशन संभल गई और मामला डन हो गया। लेकिन मसला ये ना, हम लोग देखते, हमारी कन्फाइंड सोच है, हम सिनेरियो देख रहे हैं और सिनेरियो में जो देख रहे हैं वो हमें जो दिखाया जा रहा है, बस उस चीज को देख के हम प्रेजेंट कर देते हैं, हम अपनी तरह से जेनेरिक थॉट्स नहीं लाते। अच्छा मैं बताऊं, लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने बच्चों के साथ जो एक मसला फेस किया, मैं वो तुम्हें भी बता दूं। सबसे बड़ा मसला पता है क्या था, बच्चा कहता था सर ये तो सिनेरियो में बात कही नहीं थी जो आपने अपने सजेस्टेड आंसर में। अच्छा एक बार, हर चीज का सजेस्टेड आंसर मैं दूंगा, एग्जामिनर का है, मैं मानता हूँ, हम पढ़ेंगे, मैं एग्जामिनर से दो राय नहीं रखता, लेकिन यार एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर पढ़ के ना मुझे टीचिंग भी छोड़ देने का दिल करता है। इतना अच्छा, इतना अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान एग्जामिनर नहीं है, ये फरिश्ता है। ना तुम लिख सकते हो ना मैं लिख सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू। आप उसके सजेस्टेड आंसर देखें, ये इतने लंबे लंबे, और उसकी अंग्रेजी तो मैच करना अल्लाह माफ करे। लेकिन यार सर इसका मतलब है कि आप इनकॉम्पिटेंट है, आपके बच्चे फिर पास नहीं होते होंगे। आप देख लें लास्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट, लास्ट अटेम्प्ट में देख लें आप रिजल्ट, आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब है उसने भी सर आपके सजेस्टेड आंसर से पढ़ा होता, हाँ सर उसने भी वही सारी चीजें सॉल्व की, हाँ इसमें कोई दूसरी चीज तो नहीं है, हमने सब वही सॉल्व किया है जो हमें मैंने प्रोवाइड किए। नंबर 2 कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। देखिए वेयरिंग दी हैट स्ट्रेटजी, वेयरिंग दी हैट स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए यू हैव टू आइडेंटिफाई whom you are communicating। देखिए अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर किसी से, तो वो जो फाइनेंशियल बेसिस है ना आपकी, वो फिर फाइनेंशियल ही रहनी चाहिए। और अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से क्वालिटेटिव टर्म्स में, तो आपको क्वालिटेटिव टर्म्स में ही बात करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं हेड ऑफ ऑडिट से, तो आप उससे प्रोफेशनल जार्गन यूज कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं भाई तुमने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया है या तुमने जो सब्सटैंटिव्स अप्लाई किए हैं उसकी अश्योरिटी कितनी है, तुम्हारी असाइनमेंट्स बेस्ड ऑडिट जो हो रहे हैं या सिस्टम ऑडिट जो हो रहे हैं उसके अंदर तुमने लीनियंसी परसेंटेज क्या रखी है, मटेरियलिटी क्या है, ये सारी बातें आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये बातें मैं मैं उस कंपनी के मार्केटिंग इंडिविजुअल से बातें करता हूँ कि मार्केटिंग इंडिविजुअल जो तुमने वेरिएंसेस निकाले वो बता दो मुझे, वो बोलेगा कौन सी चीज होती है भाई ये। या तुम बोल रहे हो यार मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पड़ी हुई है, अब नॉर्मल लॉसेस का बताओ कहाँ पे जाके कॉस्ट बैठती है, क्या वो कंपनी के अकाउंट में गिरती है या वो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में मिलती है। तो आप बोलोगे यार कम ऑन यार, दिस इज नॉट समथिंग टू बी डन बाय एन मार्केटिंग इंडिविजुअल। या आप जाके पूछो किसी बजटिंग वाले से, या आप जाके पूछो किसी फाइनेंशियल वाले से, या आप जाके पूछो किसी कॉस्टिंग वाले से, यार मुझसे नहीं पूछो यार, दिस इज नॉट माय फोर्टे। आपने करना है, आप उससे बात करें जो बेसिकली आपके इस स्ट्रीम से बात। तो आप कम्युनिकेट करते हुए सिर्फ ऑडिटर अकाउंटेंट की अप्रोच नहीं करते, आप कम्युनिकेट करते हुए और बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे और उस वक्त उसको समझेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल तो पूछो, एनी क्वेश्चन। हाँ मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल, सदका तो हम भी देते हैं, बिल्कुल देगा। देखिए ये याद रखिएगा, वो बिल्कुल सदके का बड़ा फर्म बिलीवर है, वो देगा आपको कुछ ना कुछ देगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ से पेपर पास होता तो नूर कब का पास हो चुका, लोगों का नहीं होता। ये हाँ सॉरी यार, मैं जज्बात में आ गया। अच्छा, प्रोफेशनल मार्क्स और प्रोफेशनल फॉर्मेट यानी लेटर वगैरह, इस पे आ रहा हूं मैं। हमारे एक टीचर थे जो कहते थे बैलेंस शीट बैलेंस ना हो ना तो मैं तुम्हें 2 मार्क्स दूंगा। वो मुझे स्पेसिफिकली ये बात कहते थे, बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी ना बिलाल, तुम्हें 2 मार्क्स दूंगा, अल्लाह का वास्ता है बैलेंस शीट को बैलेंस नहीं करना। तो मैं उनसे कहता था सर आप पागल वागल तो नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहते थे मसला तुम्हारा पता है क्या है, मेरे साथ इश्यू था ये, मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी मेरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन यार कभी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं पेपर में। अच्छा पेपर में जब बैठो ना, अच्छा वो बैलेंस ना हो ना तो आगे बढ़ने का दिल ही नहीं करता। अगले सवाल में पिछली बैलेंस शीट याद आ रही होती है, तो मैं बढ़ता ही नहीं था, मैं ढूंढता रहता था ढूंढ, और पेपर आधा छोड़ के आ जाता इस चक्कर में। फिर सर पूछते थे बेटा पेपर में ये वाला पार्ट आता, तो मैं कहता था आता तो बिल्कुल आता। कहते किया क्यों नहीं, मैंने क्योंकि पिछली बैलेंस शीट बैलेंस नहीं, कैसे बढ़ूं आगे। तो उन्होंने कसम खा ली थी, उन्होंने कहा था तुम्हें मैं दूंगा 2 मार्क्स, मॉक एग्जाम में मुझे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देते। मैं बैलेंस शीट छोड़ के जाने की आदत डालता था कि वो आखिरी का जो पोर्शन है उससे छोड़ दो, मत करना मैं। और यकीन माने उस अटेम्प्ट में पास हो गया मैं सीए की बात कर। ठीक है, क्लियर होती है यहाँ तक बातें सबको? कोई सवाल है किसी का, ऑनलाइन वालों का, फेस टू फेस वालों का, तो यू कैन आस्क मी, वरना हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी भाई कोई सवाल नहीं है? यार मेरे तो बड़े सवाल होते थे, मुस्तफा कोई सवाल? सब सेट? चल आपके पास ना यार 2 किस्म के हैंडआउट आ रहे होंगे, सबके पास 2 किस्म के हैंडआउट आ रहे हैं, एक ही किस्म का आ रहे हैं वापस। अच्छा आई गेस कुछ कम होंगे, मैं करवा अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों को हैंडआउट मिल जाएगा ग्रुप में, मैं शेयर कर दूं एक मिनट यार। ये जी जी बेटा मैं आपको हैंडआउट शेयर करता हूँ। ये एक्स्ट्रा कैसे हो गए, सबको मिल गए 2 हैंडआउट? बेटा एक पे मैं हूँगा खूबसूरत सा, और एक पे मैं नहीं हूँ, ये होगा स्ट्रैटेजी का चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, ये आप लोग आपस में लेना, मैंने और करवा दिया। 3 हैंडआउट? अच्छा 3 है बेटा, हाँ एक ये वाला भी है, आ रहे ठीक है, आप लोग आपस में बांट लें। आ रहे बेटा आ रहे सबको मिलेंगे सबको। चल इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना था? अब तो खैर रहा ही नहीं। चले यार जरा थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको ऑफ कर दूंगा, बस थोड़ा सा आप मुझ पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो होगी वेडनेसडे वाले दिन, सेम टाइम, फिक्स टाइम टेबल है हमारा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, वीक में कितनी क्लासेस होंगी? बेटा वीक में हमारे पास टोटल इस मंथ 3 क्लास होगी, यानी जून में, जुलाई में इट विल रीच टू 4 एंड अगस्त में इट इज गोइंग टू बी 5 क्लासेस। मैं आपको फिक्स टाइम टेबल भी बता देता हूँ। नहीं काश चला होता मुझे तो मैं जाता। बेटा पैसे इतने ही दिए थे आपने। सर जून में हमारे पास होगी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नहीं वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे, एक दिन का गैप आएगा फ्राइडे का। अच्छा जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए 2-3 स्ट्रक्चर्स बता दे, तो हमारे पास जो बाहर से या यहाँ से मतलब
PSA के बाहर से बच्चे, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास दो चीजें, एक तो आपका पोर्टल बनेगा, उस पर आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होगी, सबको मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स। अगर मिसाल के तौर पे आपको क्लास में एक चीज नहीं समझ आए, आप दोबारा भी जा सकते हैं। आखिरी मंथ में सारी रिकॉर्डिंग्स वापस अपलोड हो जाएंगी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल के ऊपर एक्सेसिबल हो जाएंगी। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं आ सका उस दिन, तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन आ सकते हैं। सर मैं ऑनलाइन भी नहीं आ सकता, मेरे लेट्स सपोज दोस्त की शादी है, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, तो ठीक है आप नहीं छोड़े, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक रिकॉर्डिंग की एक्सेसिबिलिटी जो है वो 3 दिन तक रहती है। उसका रीजन है, 2 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि यार माशाल्लाह से हमारी एथिक्स बड़े स्ट्रांग है ना, तो 2-2 बच्चे एक साथ एक क्लास फेस टू फेस ले रहा होता है, एक आईडी पे ले रहा होता है, तो ये भी एक मामला होता है। खैर वो कोई मसले की बात नहीं है इससे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग पे छोड़ देता हूँ ना, तो मुझे हर अटेम्प्ट में एक बच्चा ऐसा जरूर मिलता है जो कहते हैं सर आज हो गई है अगस्त की आखिरी तारीख, 7 दिन बाद पेपर है, सर मेरे 40 लेक्चर रहते हैं, मुझे बता दें इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा। तो मैं ऐसे बच्चे को ब्लॉक कर देता, ठीक है। फिर वो मुझसे कभी कभी जो है ना दूसरे नंबर से फोन करके पूछा सर आपकी डीपी गायब हो गई। मैंने कहा बेटा मेरा रिश्ता टूट गया इस वजह से डीपी। अजीब बच्चे वाले 40 लेक्चर, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास, यानी आप मुझे कह रहे हो 80 लेक्चर में से इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, होगी कैसे हो सकता है। तो भाई अगर आप 110% अगर आप 110% फोकस कर रहे हैं ना कि मैं रिकॉर्डेड पे चला जाऊंगा और बस मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा, और एक दिन वन फाइन डे आई एम गोइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू सी एटलीस्ट 10 लेक्चर्स फॉर द डे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बकवास कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 लेक्चर एक साथ देखें। तो यार अच्छा, और एक बड़ी अहम बात जो मैं अपनी नेचर से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, भाई मेरी एक नेचर है कि मेरे सामने क्वांटिटी बैठती है ना मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर मेरे सामने क्वांटिटी नहीं बैठती ना मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। मैं तुम्हें साफ खुद बता रहा हूँ, तो ये है ना नूर, है ना। तो जब तक मेरे सामने क्वांटिटी बैठेगी ना तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। अब ले पैसे दे के ला रहे तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा। अगर मेरे सामने क्वांटिटी बैठेगी मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, अगर मेरे सामने क्वांटिटी नहीं बैठेगी मैं बता रहा हूँ बस फिर वो होगा नहीं होगी ना, और आधी आएगी भी तो सही। वो पुराने वाले जिनका रुका वो आएंगे, कुछ नए उनको बाद में याद आता है सर रिजल्ट का, सर मुझे लग रहा था पेपर रुक जाएगा लेकिन निकल गया, अब क्या करूं, तो अब SBL उठा लो। तो ये एक बात। अच्छा कोई अभी इस फैसले में है कि मैं SBL उठाऊं ना उठाऊं? हाँ बड़े जबरदस्त बात है, तुम तो हाथ नीचे कर दो बेटा। हाँ कितने लोगों ने ये सोच ही नहीं, आप लोग ऊपर रख सकते हैं। हाँ क्यों आप इस फैसले में? पहला पेपर इससे नूर आप छोड़ो। हाँ और कोई आप भी इस फैसले में? FM साथ में तो फिर रिजल्ट का वेट करते हैं, 15 दिन में पढ़ेंगे SBL का, हो जाएगा पास। हाँ जी आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक तो महंगा पेपर है, कोई एक फैक्टर हो गया, दूसरा अभी हमने डबल ए पढ़ा, डबल ए से कनेक्ट SBR है, SBR से कनेक्टेड क्या डबल ए से कनेक्टेड SBR है? कनेक्ट नहीं, लेकिन एक तरीके से ये चेंज ज्यादा बेटर है। ये किसने बोला था? SBL के अंदर आपको पता है 2 टॉपिक है ऑडिट के। SBL के अंदर 2 चैप्टर है 10 में से ऑडिट के। मैं तुम्हें ये बात बताऊं, आपके पास 22% पेपर ऑडिट है SBL। आप क्या बात कर रहे हैं SBL के साथ? 22% ऑफ योर पेपर इज ऑडिट। इसमें से जो आपके पास नहीं है वो लेके आगे पास 22% SBL का पेपर ऑडिट है। अब आप मुझे बताएं अगर 22% पेपर ऑडिट है तो हाउ इज इट कनेक्टेड विद SBR? मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा, देखो अगर तुमने मुझसे पढ़ना तो आज नहीं तो कल आ जाओगे, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं टेक प्रोफेशनल पेपर ऑफ SBL एज योर फर्स्ट वन। उसका बहुत बड़ा रीजन है यार, तुम्हारे पास SBL में ना कोई नई चीज है ही नहीं। तुमने अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, मेंडलोस मॉडल पढ़ा है आपने? है ना, पढ़ा था ना SBL में भी। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भूल गया तो दोबारा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुमने क्यों भूले, मैं ये नहीं कह रहा। आप लोगों ने अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एथिक्स के अंदर इंटेग्रिटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पढ़ा है? यहाँ पे भी आप लोगों ने इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट पढ़े, कंट्रोल एनवायरनमेंट रिस्क असेसमेंट पढ़े, यहाँ पे भी। आप लोगों ने मेस्लो की थ्योरी पढ़ी है, आपने मैकग्रेगर की थ्योरी X थ्योरी Y पढ़ी है, यहाँ पे भी। अब मुझे बताएं अगर आपने वो सारी चीजें पढ़ी हुई है
तो आपके पास 10% का जो एच है ना, है कि नहीं? अगर 10% का एच है तो मटेरियलाइज करो उसको। और दूसरी अहम बात बेटा, अगर सितंबर में बदल गया ये पेपर, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो मुझे पता होगा कि क्या है, वो बस जो मुझे पता है वो पढ़ाऊंगा, और जो एसीसी पूछेगा वो जो एसीसी को पता है वो पूछेगा। फिर मुझे अचानक याद है, अच्छा एसीसी ने ये भी पूछा, ओ ये नहीं पढ़ा है, अब पढ़ाऊंगा। फिर 2 अटेम्प्ट 3, भाई मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसी थी जब एसीसी ने एसबीएल लॉन्च किया, हमारे पास टोटल पता है कितने पेपर थे? 3 स्पेसिमेन बस, 3 पढ़ाए। आज मेरे पास पता है कितने पेपर है? 18। आज अगर मैं पेपर बनाने बैठता हूँ ना, मुझे पता है मेरे बच्चे को कि मैंने किस तरीके से लेके चलूं। 18 गॉड डैम पेपर्स यार, 18 पेपर अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो ना, एक सेकंड, 18 पेपर आप अटेम्प्ट भी करते हो, मुझे बताओ क्या 18 पेपर अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हारा एसबीएल फेल करने का मूड होगा? मुझे आप बताएं, मुझे एक बात का जवाब दे। सर बिलाल, मेरी ना एक इतनी मोटी किताब है पास पेपर से, जिसमें P1 के भी पास पेपर है, P3 के भी पास पेपर, मैं इस पर भी थोड़ी देर में आता हूँ। ये पास पेपर की किताब मैं करके जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं एसबीएल के पास पेपर ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं 3 स्पेसिमेन, 5 दिन का वर्कशॉप मेरा जो मैं आपसे करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपसे 2 मॉडल पेपर, 2 मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करवाऊंगा। अब मुझे बोले, अगर आप इन क्यूमुलेशन 20 से 22 पास पेपर मेरी क्लास में अटेम्प्ट करके जा रहे हैं, तो यार मुझे बताइए क्या पेपर फेल हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब हर चीज का पॉजिटिव जवाब नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो गलत होता है। बात समझ आती है सबको? 3 हैंडआउट्स मिल गए, ठीक है। अच्छा आपका सवाल मैं आ रहा हूँ। 22 से हो रही है? नहीं, चेंजेस जो वो वाली चेंजेस हैं, जो नई चेंजेस है वो सितंबर 22 से हो रही है, 23 से हो रही है। जो पुरानी चेंजेस है, मुझे लग रहा है तुम पुरानी चेंजेस की बात करो, जो पिछले अटेम्प्ट में आई, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आई। अच्छा वो अलग है, उस पर भी मैं थोड़ी देर में जी। नहीं, ओबीयू के साथ क्लैश नहीं होगा। ओबीयू आप ताहिर से ले रही है ना, अगर आप ताहिर से ले रही है तो क्लैश मोस्ट ऑफ, अगर होंगे भी तो आपको एक क्लास ऑनलाइन ले लीजिए। सैटरडे को कौन सी? अच्छा हाँ, ये क्लैशेस का भाई कोई ऐसा है जो और भी कोई पेपर कहीं और से ले रहे हैं, मैं बाहर के क्लैश मैनेज नहीं करूंगा माजरत के साथ। चाहे मुझे आप कोई रिक्वेस्ट ला के दे दें, मेरे लिए एक अटेम्प्ट में मैंने कर लिया था, अल्लाह माफ करेगा, मेरी जिंदगी अजीरन हो गई। वो मेरे टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ा था, तो इस वजह से मैंने उनको हाँ कर दी और मैं अपने वर्ड्स पे रहा आखिरी दम तक। लेकिन फिर वही क्लास में कहते थे, आज भी लगा दी बिलाल ने क्लास, अभी उसको फोन करके कैंसिल करा दो। तो यार ये थोड़ा सा मसला है। अगर आप कोई और पेपर उठा रहे कहीं और से तो क्लैश मैनेज नहीं करो, ठीक है। उसका आसान तरीका है, डरने की कोई बात नहीं, परेशान होने की बात, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप ऑनलाइन आ जाए, ठीक है। अब तो दुनिया बहुत बदल गई है ना, देख रहे हैं ना, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया ना ऑनलाइन की वजह से। पहले ये क्लास, अब आप देखें इसमें कोई हार्डली 10 सीट्स बची होगी, 10-15 सीट्स होगी, तो इस वक्त क्लास के अंदर कोई 25-26 के करीब बच्चे ऑनलाइन है, कोई 25-26 के करीब यहाँ है। इसका मतलब है हमारे पास 50 की स्ट्रेंथ है। रिकॉर्डिंग में अगर मैं उठा लूं जिनको 1-2 हफ्ते के बाद नींद से उठेंगे और कहेंगे सर आप मुझे लाइव में आना है, हमने आपसे रिकॉर्डिंग लेनी थी उस वक्त और अब हमें लाइव समझ आ रहा है, बच्चों ने कहा लाइव ले रहे, 15-20 बच्चे हुए, 60 की स्ट्रेंथ में इस रूम में तो नहीं बैठा सकता, तो मुझे दूसरा बैच बनाना पड़ता। देखिए मेरे लिए तो कोविड ने बड़ा मजे का काम, मुझे तो फायदा दे गया प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ऐसे ही है ना, अपॉर्चुनिटीज, राइट। नंबर 1। नंबर 2, और किसी का कोई सवाल है? अच्छा अब एक बड़ी मजे की बात बताता हूं तुम्हें, एसीसी का ना पासिंग रेट देखो इस पेपर में, कैसा रेट है ये? हाँ एसबीआर का बताऊं, एसबीआर का क्या है? चलो मुझे छोड़ेगा, मेरी जबान छोड़ दो, कोई बात है। हाँ ये तो ज्यादा बता रहे हो, इससे कम ही है, 34 से 40 के ब्रैकेट में रहता है, 40 से ऊपर भी कभी नहीं है ना। अच्छा एटीएक्स में बताओगे? 45 से ऊपर जाता है, अच्छा चलो फिर मेरी नॉलेज सही नहीं, 45 तक जाता है, मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी, और कोई बताएगा मुझे एटीएक्स का रेट क्या है? अच्छा मजे की बात यह है, जब बच्चे देखते हैं ना, ओए सर एसबीएल तो बाद में उठाएंगे, ये तो 1 शॉट में निकालूंगा मैं, आप देखेंगे आखिरी पेपर उठाऊंगा, आऊंगा पेपर दूंगा, पेपर देने के बाद जॉब पे जाकर बोलूंगा लग रहा है मैं पास नहीं हूं लेकिन मैं पास हूं। ऐसा नहीं है बेटा, ये है ग्लोबल रेट। मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
कुदरतुल्लाह, आप एफ आर के पोजीशन होल्डर हैं, क्या अंग्रेज को भी 2 जमा 2 4 ही पता है जो आपको पता है? नहीं वही पता होगा ना भाई, आपने हाँ बोलना था। 2 जमा 2 4 होता है ना? तो अंग्रेज को भी यही पता है, लेकिन अंग्रेज की अंग्रेजी और तुम्हारी अंग्रेजी में फर्क है। इसका मतलब ये तुम्हारा रेट नहीं, ये तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं। तुम्हारा रिजल्ट तो मुझसे पूछो। सर आप कराची के अंदर पढ़ा रहे, कराची का रिजल्ट बताएं। ऑल्दो अलार्मिंग सिचुएशन है, आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट होगा 20, 30, 35, क्योंकि अंग्रेजों का रेट है ना। देखिए ना, अंग्रेजी का पेपर है तो उनके पास ही कैच है भाई, अंग्रेजी का पेपर है तो उनके पास ही कैच है ना यार। उनकी अंग्रेजी आपसे बुरी होगी, अंग्रेज की अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होगी। आखिरी के 5 दिन में देख लेना, वर्कशॉप में हमारे पास 100+ बच्चा होता है, सारे अंग्रेज होते हैं। देख लेना आप उनकी अंग्रेजी, उनका आंसर करने का तरीका देख लेना। आपकी सोच है, वो सब इस वक्त रिकॉर्डिंग में बैठे हुए हैं, स्टूडियो वाली हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें बैठे हुए, वो आएंगे आपकी क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास में हम साथ बैठेंगे, देखना वो क्या बात करते हैं आपसे, उनसे पूछना वो कैसी अंग्रेजी लिखते हैं। आपका तो रेट है ही नहीं, तो सर फिर आपकी क्लास का रेट क्या है? सर मेरी क्लास का रेट है 65%, 52%। यहाँ पे मेरे ख्याल में, जब मुझे याद में टेंटेटिव बता, बाद में गलत नहीं पकड़ना, मेरे ख्याल में 50% के रीजन है। इसका रीजन बताए क्या है? जो आपके अच्छे भी अटेम्प्ट करेंगे बेटा, इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। देखें मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, ये जो 20 पास पेपर है ना, मैं तुम्हें पहली बात बता रहा हूँ, नहीं कर सकते ना। अगर IMI शायद करना है, सर थक गया, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं लिखा जाता, सर मैं पेन से लिख दूं पूरा पेपर। मैं लास्ट अटेम्प्ट में किया और मैं बता रहा हूँ मैं जलील करूंगा, फिर मुझे नहीं बोलना। पेपर निकाल के बैठ जाता है बच्चा, सब लिख रहे हैं, वो पॉइंटर लिख देगा, 2 पॉइंटर लिख के मुझे देगा ये एहसान कर रही है, देखने से लिख दिया आंसर। यार फिर आप अपने आप को बेवकूफ बनाना है। देखिए याद रखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमारे रेवेन्यू से बहुत प्यार होता है। अगर आप सिर्फ ये काम करने आए कि आप हमारा रेवेन्यू बढ़ाने आए, मत आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमा लेता, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते और मेरी गुडविल बढ़ाना चाहते तो फिर मैं बता रहा हूं यार, ये जरूरी है, ये कसम है तुम लोगों को। तुम लोग 20,000 पेपर के करीब करके दिखाओगे मुझे, क्लासरूम के अंदर बैठिए, हम 4-4 घंटे के सेशन करेंगे भाई। मैं आपकी क्लास 10 तक भी ले जाऊंगा, मैं पहले बता दूंगा। मैं आपको संडे को सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान भी बुलाऊंगा और 6 बजे भी छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता ईद आ रही है, मैं चांद रात को भी बुलाऊंगा, मैं ईद के तीसरे दिन भी बुलाऊंगा। मैं पागल आदमी हूं भाई इस मामले में। नहीं पढ़ यार, कोई रीजन है कि फेसबुक पे अगर मुझे बच्चे बता रहे हैं कि आपका नाम चल रहा है, या फेसबुक पे अगर कोई आपका नाम ले रहा है, कोई रीजन है बॉस? मैं पागल हूं इस आदमी, मैं इस सिनेरियो में आपको पागलपन तक लेके जाना है, इससे मोहब्बत करनी है आपने। ये आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत होनी चाहिए, चले आखिरी नहीं तो पहली तो यही होनी चाहिए। इस वक्त आपको ये पेपर पास करना। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब ये पेपर रुकता है ना तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माजरत के साथ वो बच्चे जो सेकंड अटेम्प्ट में बैठे थे, आप समझ सकते हैं इस पेपर की स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे बताएंगे लास्ट अटेम्प्ट में आपकी मिस्टेक्स आपको क्या लगता है? प्रोफेशनल मार्क्स देखा, जो मार्क्स को बिलाल साहब आप कैश मार्क्स कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है मुझे लगता है उस मार्क्स के अंदर में, उस चीज के अंदर मैं मार खाता हूं, क्योंकि उस चीज में हमारा फोकस ही नहीं होता। आपको ये बात पता थी कि प्रोफेशनल मार्क्स सिर्फ 5 चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होते, 5 चीजों के अलावा ये फॉर्मेट और आपका तर्ज बयां पे भी डिपेंडेंट है। मसला ये है कि हमारी सोच है कि प्रोफेशनल मार्क्स 5 चीजें 20 मार्क्स मिलेंगे एंड डन एंड डस्टेड। नहीं सर, प्रोफेशनल मार्क्स कुछ और है यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, हमने ये सारी बातें देख ली, हमने ग्लोबल पासिंग रेट देख लिया, हमने प्रोफेशनल मार्क्स। अच्छा मैं सर बिलाल आपने टेक्निकल के बारे में नहीं बताया, टेक्निकल के बारे में मैं क्या बताऊं? आपके 10 चैप्टर है, जैसे आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ते हैं वैसे ही ये, जैसे मैंने पहला चैप्टर दिया आपको, मैं आपके ऑनलाइन वालों को भी फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ी देर में। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, अगर आप इसको घुमाएं, ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इस तरह के 2 पार्ट और हैं, ठीक है। मजे की बात ये है तो इतना था ना, ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और है, और जो आखिरी पार्ट है वो 30 पेज का, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है, और दूसरा पार्ट जो है वो 15 पेज का, और पहला पार्ट बहुत इतना सा है। तो मिला जुला के टेक्निकल पे हमने काम करना है। अच्छा
बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर बिलाल ये जो टेक्निकल मार्क्स है ना आप उसमें बहुत टाइम लगाते हो। एक्स टीचर ने तो 20 घंटे लगाए पूरे 10 चैप्टर में, वाई टीचर ने तो 30 लगाए, आप जेड बने हुए इस वक्त, आप इस पे लगा रहे हैं 70 घंटे। बेटा कोई रीजन है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप फुटबॉल मैच में जा रहे हैं ना और अगर आप खेलने जा रहे हैं फीफा, मिसाल के तौर पे आप चले गए क्रिकेट खेलने चले गए, आपको पता ही नहीं है कि क्रिकेट के अंदर जो है वो किस, लेट्स सपोज मुझे भी नहीं पता लेकिन गली को क्या कहते हैं, आपको नहीं पता कि बॉलर्स एंड क्या होता है, आपको नहीं पता कि जैसे वो शायद अफरीदी से उस दिन किसी ने सवाल पूछा एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या, वो कहता है एलबीडब्ल्यू क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद एक बंदा ये कह रहा है एलबीडब्ल्यू क्या होता है, कम ऑन यार यू वर द बेस्ट क्रिकेटर, कहता है मैं तो आता था क्रिकेट खेलता था और जाता था, मुझे नहीं पता होता था बॉल कहां जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात सही है। इफ यू आर नॉट इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर। तुम्हें ये 10 चैप्टर से इक्विपमेंट्स उठाने और फिर जाके एक पेपर के अंदर बैठे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सर सारी बातें हो गई, लेट्स लुक एट द पेपर। सर आपने कसम खाई है कि इस पेपर के अंदर हमारे पास 80 मार्क्स टेक्निकल और 20 मार्क्स, अगर 21 हुए ना आप किसी और टीचर से पढ़ने जाएंगे, आपको कसम, आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे उसके बाद। अगर 21 मार्क्स हो आप कहीं और से पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ये 20 मार्क्स आपको समझ आ रहे हैं ना, वो जो 4 स्ट्रेटेजी है ना मैं आज समझा के जाऊंगा आपको, वो अभी आपको समझ आ जाएगी कि वो 4 मार्क स्ट्रेटेजी है क्या और वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। Oh, let's look at the scenario. किसी का कोई सवाल है उस वक्त तक तो पूछ सकता है। सर कुड वी गेट द रीसेंट बुक? अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने ना कोई किट नहीं खरीदनी, आपने कोई कैपलान की बुक नहीं खरीदनी, कोई बीपीपी नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। हाँ आपने एक 5 पेपर की बुक खरीदनी है जो मैं मेरे ही थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपको हमारे जो एडमिन है वो आपको प्रोवाइड करेगी। वो किताब आपने खरीदनी है। अगर वो आपको किसी सीनियर से मिल जाए जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप बाहर से कॉपी करा के 150 रुपए बचा लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है मुझे, आप बाहर से कॉपी करा, मुझे इस तरह के सवाल बच्चे पूछते, समझ भी शर्म नहीं आती उनको, मैसेज करके पूछते सर बाहर तो ये 1125 रुपए की है, आप 1200 की दे रहे, सर क्या बाहर से कॉपी करा लूं? करा ले, मैं पहले इन सारे सवाल के जवाब आप करा, ठीक है। 75 रुपए से 2 बंगले भी बना दीजिएगा, 2000 वाली सीन हो जाएगा आपको। चले यार हम देखते हैं, हमें जरा सर ACCA का SBL का पास पेपर दिखा दे तो मजा आ जाए सर। लेट्स लुक एट द पास पेपर। ACCA ने बहुत सारे पास पेपर्स दिए हैं आपको जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगेन चेंजेस क्या होंगे? अच्छा ये मैं तुम्हें बता दूं, ये चेंजेस अभी नहीं, ये सितंबर 2023 में एप्लीकेबल है, ठीक है, अगले साल जो नई चीजें आ रही है। सर कौन सा देंगे इसमें? आप बताएं ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं अपनी मर्जी का पेपर बोल रहा हूँ। ये वाला देखिए, मोस्ट रिसेंट तो अपलोडेड नहीं होगा। अच्छा सॉरी, सितंबर दिसंबर, अगर मेरा इंटरनेट सही है इजी वाला दिखाऊं। अच्छा ऐसा दिखता है। अच्छा मैं ये वाला क्यों नहीं दिखाना चाह रहा था, इसका मतलब मकसद ये क्योंकि ये ना CB पे नहीं, ये बहुत छोटा नजर आ रहा है ना, तो मैं दूसरे मान ले, मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको ये पेपर दिखा के जो है दूसरा पेपर कराऊंगा, ये वाला भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी हम ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ा ज्यादा जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगी। चलें सर, अगर आपने ये कहा था कि ये पेपर कितने मार्क्स का है तो लेट्स लुक एट, कैन यू प्लीज गाइड रिगार्डिंग द एथिक्स मॉड्यूल इफ इट इज रिलेटेड टू इट। अच्छा एथिक्स मॉड्यूल के बारे में हर अटेम्प्ट में सवाल होता है, अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं, कोई एडिशनल आपको फायदा नहीं होगा इससे, अभी आप बाद में करना चाहे बाद में कर लें, मुझे पता है, लेकिन बस मतलब सही कह रहे हैं, करना चाहिए आपको, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कर लें। SBL में कोई मतलब है आपको, लेकिन आप देख लें, आपको सूटेबल लग रहा है आप कर लें, अगर टाइम है कर लें, अच्छी बात है, करना चाहिए, ACCA कह रहा है तो करना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें हम बाद में फुर्सत से किसी दिन बात करें। सर ये दिसंबर 2018 का पेपर है,
ये देख लें आप। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, ये देखिए ऊपर पेजेस नंबर देख लें बेटा, जरा फोकस करें, कितने पेज आ रहे हैं? 12। तो इसका मतलब है सर केस स्टडी 11 पेज की है। पहला पेज तो आप देख सकते हैं ना। कितने मार्क्स का है बेटा, कितने ये है 4 आवर्स, कितने मार्क्स है 100 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, यानी चलो मिनट्स में डिवाइड करो, बल्कि काम करते हैं ना, हाँ 1 घंटा तो रीडिंग टाइम निकाल दे आप, तो बचे कितने 3 घंटे, 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 180 मिनट्स, 180 मिनट डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स 1.8 मिनट पर मार्क। सर मुझे समझ आ गई 1.8 मिनट में मुझे 1 मार्क। अच्छा आओ अब एक बात सुनो, 2 मार्क्स फॉर 1 वैलिड पॉइंट, 2 मार्क्स फॉर 1 वैलिड पॉइंट, ये स्टेटेड रूल है, ये आपके एसीसी ने बोल दिया। एक सही पॉइंट लिखने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है इसके अंदर। वो क्या है सुनो, अगर तो तुमसे ऑडिट, सुनना बात तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, अगर तो तुमसे सवाल में वो कहता है आइडेंटिफाई वीकनेस एंड कंट्रोल, 2 कॉलम मांग रहे हैं, मार्क्स हो जाएंगे 3, पॉइंट हो जाएगा 1। दोबारा आते हैं, 1.8 मिनट पर मार्क, 2 मार्क्स फॉर 1 वैलिड पॉइंट, 2 मार्क्स फॉर 1 वैलिड पॉइंट, 3 मार्क्स इफ 2 कॉलम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस था बताओ और इसकी रिकमेंडेशन बता दो, ये आ सकता है पेपर में, ऑडिट का पार्ट है भाई, मैं चीख चीख के बाद बोल रहा हूं। अगर सवाल हो जाए 3 कॉलम, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बताओ, इसका इंपैक्ट भी बताओ और इसकी रेक्टिफिकेशन ता बताओ, अगर 3 कॉलम पूछे गए हैं सवाल में, मार्क्स हो जाएंगे 4, पॉइंट हो जाएगा 1। एक पॉइंट जो आप लिख रहे हो ना 3 कॉलम में, उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है अगर 12 मार्क्स का सवाल है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको? कितने पॉइंट लिखने चाहिए आपको? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आप लिखेंगे अगर 3 कॉलम होगा, लेकिन अगर 12 मार्क्स का सवाल है 2 कॉलम का, तो कितने पॉइंट लिखने चाहिए आपको? 6। 12 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 3। 12 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? 4 पॉइंट। लेकिन अगर उसने सिर्फ 1 कॉलम मांगा, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बता, तो 1 पॉइंट का 1.8 मार्क्स डिवाइड बाय 12 करेंगे तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उतने 8 या 9 पॉइंट या 10 पॉइंट बन रहा होगा, वो आपको लिखना होगा। मेरी बात समझ आई? ये हम बार बार ये बातें करेंगे क्लास के अंदर भी। सर आए पेपर देखते हैं ना, सब क्लियर हो गया। सबसे पहले पेपर में इंट्रोडक्शन होता है। अच्छा पेपर में दिया हुआ क्या होगा? केस स्टडी में बहुत सी बातें दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपको पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कंपनी के बारे में, दूसरी अहम बात आपको दी जाएगी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, तीसरी अहम बात आपको दी जाएगी इस कंपनी से रिलेटेड आपका कोई बोर्ड की मीटिंग हुई है, चौथी अहम बात आपको दी जाएगी इस कंपनी के ऊपर एक प्रेस रिलीज छपी है जिसने गंदी गंदी बातें बोली है इस कंपनी के बारे में, गुडविल खराब हो गई है कंपनी की, धज्जियां उड़ गई कंपनी की, उसके बारे में बोला। चौथी बात है, पांचवी बात ये हो जाएगी इस कंपनी से रिलेटेड एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, वो आर्टिकल आपको दे दिया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा इस कंपनी से रिलेटेड ये सवाल आते हैं। हमारे दिमाग में 4 बातें, अगर हमने आज ये 4 बातें सीख ली ना, तो इसका मतलब है सर बिलाल आपने अपना काम बड़ा जबरदस्त कर दिया, इस वक्त आपने बच्चा सिक्योर कर लिया एक तरह से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप में से अभी तो कोई भी पेड नहीं है ना, डेमोज चल रहे होंगे इधर उधर, उधर भी इधर भी। सुने सर ये एग्जिबिट्स में होता है पेपर, पहला आता है इंट्रो। देखिए इंट्रो में उसने कहा चेयरमैन ऑफ द कंपनी कौन है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पेपर गवर्नेंस पे होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुना मैं ये वर्ड, ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने नहीं देखा होगा शायद पेपर, मुझे याद पड़ रहा है कि इस पेपर में गवर्नेंस होगा। देख लेना आप, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये सारी कहानियां दी हुई हैं। इसके बाद कुछ एग्जिबिट दिए हुए, एग्जिबिट नंबर 1 में पता है क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, एनुअल रिपोर्ट दी हुई है। एग्जिबिट नंबर 1 में मेरा बेटा तुम्हें दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट ऑफ दी कंपनी, कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल, ओए ओए कह रहे मैंने पूरी फीस भर दी है सर, ये ना बोले, मैंने कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दी। दूसरी बात, कंपनी की प्रेस रिलीज ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू रिपोर्ट, इसका मतलब एक नया रोड शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर सवाल आया है, आपको भी ऐसा लग रहा है? देख लेना बेटा वही, और क्या हो सकता है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी की है, नया रोड बनाने जा रही है कंपनी,
तीसरी चीज फोरकास्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट। चौथी चीज आउटलाइन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, इसको छोड़ दो। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन इमरजेंसी मीटिंग, बोर्ड मिनट्स पढ़े जाएंगे। सीईओ ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, इसके जवाब में एलन ने ये कहा, इसके जवाब में चेयरमैन ने, इसके जवाब में नॉन एग्जीक्यूटिव ने कहा, इसके जवाब में। फिर रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू बाय न्यूज़पेपर में, उसके बारे में बात दी जा रही है। हम करेंगे बातें, हमने देख लिया पेपर का स्ट्रक्चर, हमें अभी कुछ नहीं समझना, हमें अभी ये समझना 20% प्रोफेशनल मार्क्स में 5 चीजों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर्मेट्स क्या हो सकता है, फॉर्मेट वाला मैंने हैंड आउट दिया है आपको, आप एक बार तब देखना चाहें तो देख लें। फॉर्मेट क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, मेमो हो सकता है, रिस्क रजिस्टर हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल रजिस्टर हो सकता है, आपके फॉर्मेट में बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये वाला जो हैंड आउट है ना, दिखाइए बेटा, ये वाला हैंड आउट है, ये देख ले, ये वाला हैंड आउट आपके पास होगा, इसको जरा देख लें एक बार, तो गो थ्रू करें प्लीज, और जरा मेरी बात सुने। एक्सट्रैक्ट ऑफ द मोस्ट मिनट। अब आप इधर आ जाए, ये देखिए, मैंने तुम्हें कहा था 4 चीजें आइडेंटिफाई करने हैं पेपर में हमेशा। ये मेरा अपना घरेलू टोटका है, ये आपने एसी से नहीं लिया, ये बड़ा फायदेमंद है। पहली चीज, आप कौन हो बताओ, कौन है आप? सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आ गया तुम्हारा रोल। अच्छा, तुमसे बोला क्या, तुमने बनाना क्या है? ब्रीफिंग पेपर। अच्छा, अब आपने बनाना किसको है? ये यहां लिखा होगा, कहां लिखा हुआ? हाँ, फॉर द बोर्ड मिनट या फॉर द बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब तुमने कम्युनिकेट किसको करना है? नंबर 1 बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, पढ़े लिखे लोगों को। नंबर 2 तुमने बनाना क्या है? ब्रीफिंग पेपर। तुम हो कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव। और तुमसे प्रोफेशनल मार्क्स कौन से पूछे गए? ये देखो क्या बोलता है यार, क्या प्यारी बात बोलता है, क्या प्यारी बात बोलता है। सर इसमें ना ये बात बोल के ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बोली थी ना, उसे वैलिडेट करेगा ये आदमी। इतना होशियार है, इसने मेरी बात सुन ली है। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कंक्लूजन किस में आना चाहिए? एनालिसिस में। मैंने कहा था नहीं आना चाहिए, कहा था ना। आओ, इसने बता दिया। आओ देखो, मैं इस पेपर को जरा तुम्हें दिखाता हूं। ये देखिए क्या पूछा है, क्या बोल रहा है? रिकमेंडेशन बोले तो कंक्लूजन। प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर एनालिसिस स्किल। मार्क्स कितने हैं? कुदरतुल्लाह तुमने टोटल करना है, तुम पे पूरी कौम का भरोसा है इस वक्त। कितने मार्क्स हो गए प्रोफेशनल? 4। आपने बाजी याद रखना है, 5 स्किल से ज्यादा नहीं है। 5 स्किल ये कैलकुलेट करेंगे, 20 मार्क ये कैलकुलेट करेंगे। अगर 21वें हुए या छठा स्किल हुआ, आप गिरबान पकड़ने आ जाइएगा। नहीं मतलब इतना वायलेंस नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो फिर, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप पहले ही रोल में ऑपरेट कर रहे हैं। इस क्या मैंने कहा था 4 सवाल होंगे, 4 से 5 सवाल? क्या मैंने कहा था हर सवाल में 2 से 3 रिक्वायरमेंट होगी? पहला सवाल कितनी रिक्वायरमेंट है सब देखना आप। सर प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। कमाए 2 स्केल आगे बाजी। ये कितने मार्क्स हो गए? 4 और 2 6। टोटल कितने मार्क्स है पहले पेपर, पहले क्वेश्चन के? 32 मार्क्स। इसका मतलब है टेक्निकल कितने हैं? 18 और 8, मतलब वो 80 ही जाएंगे। अगर वो 20 चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो 80 हो जाएंगे। चल गुड हो गया। नेक्स्ट, CC has been awarded a contract to build a road in Beetle. It is now January 2002 and planning for the project as such. You are, कौन है आप? अब आपका रोल क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए आप, मुबारक हो। सर मुझे बताएं आप बनाने क्या जा रहे हैं? मेमो बनाने जा रहे हैं। मुझे बताएं इस प्रोफेशनल मार्क्स किसके हैं? कितने स्किल हो गए? 3। सर प्रोफेशनल मार्क्स कितने हैं? 4। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी रिक्वायरमेंट है अभी तक? हो सकता है नीचे और हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा और। ठीक है, 18 पे क्लोजिंग कर रही है। सर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। इट इज नाउ जुलाई 2002, 3 months after CC began construction of the new road. You are, अब आप कौन हो गए? आपका रोल बदल रहा है। अच्छा, अगली क्लास में आऊंगा ना, एक पेपर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें तुम्हारा रोल बदलेगा ही, तुम एक ही हो जाओगे पूरे पेपर में। इसका मतलब है या तो ये करेंगे वो आपके साथ, या ये करेंगे आपके साथ। आए सर, मुझे डर लग रहा है 3 सवाल में, अभी तक 2 सवाल में 3 स्किल आ चुके, कहीं ऐसा ना हो 2 स्किल से ज्यादा स्किल और आ गए। और लेट्स सी, कहता है आपसे आप कॉन्फिडेंशियल मेमो बनाना है, ठीक है। किसको बना के देना है? चेयरमैन को। क्या करना है? अरे ऑडिट, बहुत ऑडिटर इधर देखिए,
क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये देख रहे हैं आप, आईपॉक पढ़ा है आपने? इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इनको थ्रेट किससे था? सैफ अली खान से। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, ये बातें थी इसके अंदर। मैं हूं ना बहन, इस पेपर में पैसे भरने के बाद मैं हूं ना, और उससे पहले क्यों भूले आप? सवाल, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर, तीसरा स्किल चल रहा है, चौथा नहीं ऐड कीजिएगा अभी, ठीक है? ये 4 ऐड करने वाली थी, मैंने बता दिया, स्केप्टिसिज्म पहले पूछा है। कितने मार्क्स थे आपके यहाँ पे भाई? अच्छा, ऊपर वाले ऐड किए थे हमने, कितने हो गए भाई? तुम सही आदमी नहीं हो। 12 मार्क्स हो गए। कुदरतुल्लाह, पता नहीं एफआर में ही आया ना मैंने तुम्हारा? सर पहले में पुराने वाले कह रहा था कि 10 हुए। अच्छा, गुड यार, तुम अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। क्या स्किल आ रहा है बेटा यहाँ पे? इवैल्यूएशन। मार्क्स कितने हैं आपके? 4, 4 और 12 16। क्या स्किल आ रहे हैं यहाँ पे? कमर्शियल। अच्छा, जरूरी नहीं है पांचों स्किल एक ही पेपर में टेस्ट हो सकते, 4 हो सकते, छठा नहीं होगा ना मसला, छठे पे हमें 4 पे इशू नहीं। कितने हो गए स्किल? सारे हो गए सर। यहाँ में कितने मार्क्स हैं? कितने हो गए भाई? 18 हो गए, 26। तू सही नहीं है भाई, ये देख लें भाई। चौथा सवाल है, अल्लाह प्रेजेंटेशन स्लाइड पूछ रहे हैं सर, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी पड़ेगी, वो भी 2 अदद। पहली स्लाइड में हमने क्या बताना है? बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ बिग डेटा। नया टॉपिक आया था सितंबर 2021 के अंदर, सॉरी 2022 के अंदर, एसबीएल में नया टॉपिक आया था, बिग डेटा एनालिटिक्स। नूर, याद है आपको बिग डेटा? याद है हमने एक वर्कशॉप की थी, उस वर्कशॉप के अंदर हमने बिग डेटा पढ़ा था F1 में। मैंने बच्चों से कहा था वो दिन करीब है कि एसबीएल में ये पूछेगा, और आज वो दिन आ गया। सर आप पामिस्ट होने चाहिए, एसीसी का हाथ पढ़ो, पेपर में क्या आएगा यही तो नहीं बताना। अभी बताया तो तुम वापस नहीं आओगे। Evaluate the possible opportunities to undertake the long-term infrastructure management of the road for the 3 countries. 3 कंट्री में अपना रोड के नए आउटलेट्स ओपन करने जा रहे हैं ये आदमी। इस शख्स के उरूज देख रहे हैं आप, और आपसे चीजें कैलकुलेट करवाएगा। और ये चेक करें सर कौन से स्किल पूछा है इसने? सर कितने मार्क्स? कुदरतुल्लाह आखिरी बता दो भाई, सही होने चाहिए। कितने हैं बेटा? 20 मार्क्स। सर इसका मतलब है मैंने 20 मार्क्स आपको प्रोफेशनल गिनवा दिए, इसका मतलब है रिमेनिंग 80 मार्क्स आपके टेक्निकल है। आए जरा पेपर भी तो दिखाए ना सर। सर आए जरा हम एक रिव्यू करते हैं पेपर का, ऐसे ही जरा घूम के आते हैं पेपर के पास से। अभी पेपर शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रिक्वायरमेंट आई है ना। ये देखें ऐसा होता है पेपर। क्या तुम्हें फाइनेंशियल डेटा नजर आया? फिर से है ना, मजा नहीं आया? इधर देखिए, नहीं ऐसे। ऑडिटर इधर देखो, बातें नहीं करो तुम। चीफ एग्जीक्यूटिव की समरी आ रही है पहली। दूसरी बात सुनो, रिस्क रिपोर्ट आ रही है। रिस्क पढ़ा हुआ तुमने? इनहेरेंट रिस्क पता है? डिटेक्टेबल रिस्क पता है? ROMM इंटू DR पता है? आओ, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिस्क स्टेटमेंट, स्पेसिफिक रिस्क। क्या रिस्क पढ़े सर? क्या बिजनेस रिस्क पता है आपको? क्या आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजिक रिस्क पता है? सर आपको डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द रिस्क एंड इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ द रिस्क पता है? सर आपको ये बात पता है कि अगर एक रिस्क बढ़ता है तो दूसरा रिस्क बढ़ता है, और कभी एक रिस्क कम होता है तो दूसरा रिस्क बढ़ता है? ये बातें पता है भाई? सिंपल बात है ना, अगर मैं एनवायरमेंट पे पैसा लगाऊंगा तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा एनवायरमेंटल रिस्क। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं एनवायरमेंट पे पैसा लगाऊंगा तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क और मेरा शेयर होल्डर प्रॉफिट रिस्क, यानी शेयर होल्डर का प्रॉफिट कम होने का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एनवायरमेंट पे पैसा लगा रहे। अगली बात सुने, दूसरी चीज क्या है? एक अनाउंसमेंट है जो प्रेस रिलीज के जरिए बताई जा रही है, ऐसी दिखती है वो अनाउंसमेंट। तीसरी बात सुने, आपका फाइनेंशियल डेटा आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब छोड़ो यार, क्या ये डेटा तुमने कभी किसी भी पेपर के फॉर्मेट में देखा? मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूं, देखो उस डेटा को, देख के मुझे होशियारी वाला जवाब दो। क्या ऐसा डेटा किसी पेपर में देखा है? क्या ये चीज किसी पेपर में देखी है? देखी है तुमने यार?
पास पेपर में इसके नाम बदल के एक सवाल दिया हुआ है, तुम क्या बात करो। हाँ, क्या ऐसा डेटा देखा आपने? अरे बाबा ये आपकी बोरिंग कॉस्ट है IS 23। साईं पहले इंटरिम में इतना पैसा लगेगा, दूसरे इंटरिम में इतना पैसा लगेगा, तीसरे इंटरिम में इतना पैसा लगेगा, फाइनली इतना पैसा लगेगा। ये तुम्हारा रोड का रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तुम कमाई कर रहे हो, कॉस्ट लग रही है, कमाई कर रहे हो, कॉस्ट लग रही है। ये टोटल तुम्हारी कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, देखा नहीं है ऐसा डेटा क्या? अभी भी जो हाँ या ना तो बोलेंगे, देखे नहीं भी बोलना है तो भी हाँ बोल रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं देते आप, हाँ ही बुलवाते हैं हमेशा। चीफ सर, ये बातें अगर आपको समझ आती है ना तो आप मेरी बात समझें। ये देखें, रेवेन्यू फोरकास्ट आ गई आपकी। ये क्या है? अच्छा, PID क्या है? ये एक स्पेसिफिक चीज है, ये अभी आप समझ नहीं सकते। इट्स अ प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन इमरजेंसी मीटिंग। प्रोटेस्टर्स ने ये कहा, रिपोर्टर ने ये कहा, ब्रूटन ने ये कहा, एलन ने ये कहा, इमिना ने ये कहा, एलन ने ये कहा। ये सारी बातें जो आपको बता रहा है, बातें करते करते हम चीजें निकाल लेंगे। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये सब आपने 1 घंटे में पढ़ना है और फिर आपने पेपर को जवाब देना। सर, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी कहानी पेपर से रिलेटेड बता जी। सर रिक्वायरमेंट पढ़कर उसके रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ना और फिर रिप्लाई करना, ये बेहतर। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये सवाल आई वाज एक्सपेक्ट, अच्छी बात है आपने पूछ ली। सर एक रिक्वायरमेंट 2-3 एग्रीमेंट्स। वेरी गुड, यही तो मसला है, यही तो मसला है। अच्छा, ACC की होशियारी सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, पार्ट B। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A, पार्ट B। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A, 4A। ये रिलेट करेगा अगर टोटल पेपर में 7 एग्जिबिट्स है तो ये रिलेट करेगा 4 एग्जिबिट्स। अगर तुम बता दो मुझे 4 एग्जिबिट कौन से, मैं तुम्हें वही स्ट्रैटेजी समझा। भाई तुम्हारे लिए तो नया पेपर है ना, पेपर खोलोगे यार रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट खोलोगे पता चलेगा आखिरी के एग्जिबिट में रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब। अब बताएं, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। सर मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन पढ़कर हमें सिनेरियो से पता चलता है, क्वेश्चन पढ़कर पता चल जाता है और फिर हम उसको नहीं पता चलेगा, एग्जिबिट से रिलेट कर सकते हैं। यही मसला है ना, नहीं पता चलेगा। मिसाल के तौर पे वो बोलता है डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन है तो वो डेटा, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो जो सवाल तुम कह रहे हो ना, 1-on-1 एग्जिबिट वाले सवाल होंगे सिर्फ 2 और वो होंगे आखिरी के 2। These will relate to 1-on-1 एग्जिबिट। जो ये मिसाल के तौर पे 3rd होगा एग्जिबिट नंबर 6 से, 4th होगा एग्जिबिट नंबर 7 से। एक स्पेसिफिक बात ये होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन शुरू के जो 2 सवाल हो गए ना, वो ये अगर 4 एग्जिबिट से तो ये रिमेनिंग 3 एग्जिबिट से होगा। ये अगर 4 एग्जिबिट से तो ये रिमेनिंग 3 एग्जिबिट से होगा। तो यहां भी एक मसला है, ये आप बिना पढ़े नहीं तो भाई क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो सिर्फ आखिरी के 2 सवाल से रिलेट करे, क्या हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं जो पूरे पेपर से, मेरे ख्याल में हमें पूरे पेपर से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? अच्छा, अब आखिरी की एक बात, कैमरा व्यू बेहतर कर दूं, 1 मिनट। अब मेरी आखिरी की बात है, मैं ऑफ करूंगा उसके बाद। सर पहली बात ये है कि देखें, आपने जहां से भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं एक मरतबा मेरा नाम जरूर सुना, ठीक है? 1 नहीं तो 2 बार सुना होगा, ठीक है? 2 नहीं 10 बार सुना होगा, देखा नहीं मैंने तो खैर नहीं, मैंने देखा है बच्चे लगे हुए होते हैं ये फला टीचर। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि आप लोग जो है रिकमेंड कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते तो भी खैर है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पढ़ा होगा तभी जाके उन्होंने बताया होगा। अच्छा खैर, हमें उससे कंसर्न नहीं है। मैं आपको एक बात बता, देखिए हर टीचर 19-20 होता है, कोई टीचर बुरा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ यार, इस मार्केट के अंदर जो SBL पढ़ाता है ना, वो मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। उसका रीजन ये है कि वो SBL पढ़ा, तो मेरा पेपर पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं मिलते।
आप F5 पढ़ाने वाले जाएं 5 उठा लेंगे, ATX पढ़ाने वाले 7 मिल जाएंगे, SBL पढ़ाने वाले 1 का दुक्का मिल जाएगा, वो भी कराची में। ठीक है, तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक बार ना वो कायदे आज़म कहते हैं थिंक 3 times बिफोर गोइंग फॉर अ डिसीजन, बट वंस अ डिसीजन इज टेकन स्टिक टू। एक मर्तबा आपने फैसला ले लिया ना आपने, और मैं बड़ा जबरदस्त फैन इस कोड का कि विद मोर पावर कम मोर रिस्पांसिबिलिटी एंड विद मोर रिस्पांसिबिलिटीज कम मोर अकाउंटेबिलिटी। देखिए हाँ, ये आखिरी वाली लाइन मेरी है, पहली वाली लाइन किसी और की। तो स्पाइडरमैन की ना, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पांसिबिलिटी एंड विद मोर रिस्पांसिबिलिटी कम्स मोर अकाउंटेबिलिटी, वो मेरी है, वो आपके स्पाइडरमैन जैसे। देखिए, अब आपने दिमाग में रखना है कुछ भी हो जाए, हमने इस पेपर को पढ़ना इस नियत से कि हमने पास, और ना याद रखिए कि मैं हमेशा कहता हूँ ये पीर मुरीद वाला रिलेशनशिप हो। पीर मुरीद वाला समझते हैं कि आपने पीर पे अंधा भरोसा करना। आप ये नहीं आके बोलेंगे सर एक बच्चे ने मुझे 2 लाइनर में एक बात बोली और वो उसके टीचर ने कहा और बोला ये पढ़ के चलेगा पूरा पेपर निकलेगा, तो सर मुझे भी सिखा दे। तो उसको बोले मुझे पहले सिखा दे ताकि मैं भी सीखूं। मैं सीखने वालों में से हूँ, मैं डांटने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे ये पीर मुरीद वाला रिलेशनशिप मेंटेन। पीर मुरीद समझते हैं कि अगर मैं आपका पीर हूं ना तो आप मेरे मुरीद हैं, और आप मेरी बात मानेंगे, आप मेरी बात पे अंधा भरोसा भी करें। अगर आप मेरी बात पे अंधा भरोसा नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल करना है। यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर टीचर। मैं अगर कह रहा हूं ना किट नहीं लेनी तो कोई रीजन, मैं अगर कह रहा हूं ना बीपीपी या कैप्लन की स्टडी डेस्क नहीं लेनी तो कोई रीजन, मैं आपसे कह रहा हूं आप मान लो। अगर आपको नहीं मानने को हो रहा है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, आप रिजल्ट चेक करें। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा, आप किसी बच्चे से पूछे कि क्या तुमने पेपर दिया और तुमने पास किया तो सर की बात मानी। अगर वो बोलता है और फिर भी आपको कहता है नहीं, तो फिर आप चले जाए। अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं करिए। कराची में पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको, आप पढ़ लें, नहीं मिलते ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप पढ़ लें। ये लोग भी पढ़ रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मसला इस क्लास का ये है कि बाहर से आवाज है। खैर, दूसरी अहम बात, थोड़ा सा ना आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। देखें ईद है, मुझे अंदाजा है, मैं जब भी ऐसा कोई सेशन रमजान और ईद का शुरू करता हूँ ना तो मैं अपने एडमिन फहीम भाई से कहता हूँ कि फहीम भाई सेशन शुरू करना है, तो वो कहते हैं क्या मतलब, मैं कहता हूँ यार ना करो इस दफा, ईद है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो ना आए, या कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा रमजान वो आधा टाइम अपना मंडी में गुजारे और वो बोले कि सर मैं आज नहीं आ सकता, आज मैं मंडी गया हूँ, मंडी मसले है वो। देखिए यार मेरी भी ईद है, ठीक है, मेरी भी फैमिली है, लेकिन मैं तो आता हूँ, ठीक है। अभी यकीन माने मुझे 3-4 कॉल आ जाए, मैं उठा इसलिए नहीं रहा कि अगर मैं उठाऊंगा तो मेरी मोटिवेशन गिर जाएगी और मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इस वजह से नहीं उठा कि मैं खत्म करके जाऊँ। वन थिंग वी नीड टू बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू क्लियर दिस। यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट। देखिए 2.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एक टीचर की बेसिस पे है ना, ठीक है ना। अगर आप 2.25 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको कोई और तो नहीं पढ़ा रहा। अगर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं या तो आप फेल हो जाएंगे या आप पास हो जाएंगे। सर बिलाल ने अपना रिजल्ट भी बता दिया, 65% तक भी गया है हमारा रिजल्ट उस अटेम्प्ट में जिसमें एसबीएल का रिजल्ट 51% और 50 भी गया। तो इसका मतलब अच्छा, पोजीशन भी आते आते रही थी हमारे पास, लास्ट अटेम्प्ट में अरीशा थी 81 थी और पोजीशन 84 पे कम लाहौर की। तो मैं तो बड़ा डिटरमिन्ड हूँ कि अल्लाह करे इधर पोजीशन आ जाए, नहीं तो अगली दफा कभी आए तो सही। मजा ही इस चीज का क्लास और बढ़ जाती है ना, ग्लोबल वाली आ जाए तो ज्यादा मजा आता है। फिर मैं भी कह सकता हूँ ग्लोबल पोजीशन आएंगे। हमारे पास काफी सारे बच्चे इस वक्त कराची के बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से ऑनलाइन है माशाल्लाह, तो वी विल अटेन। लेकिन यार देखो बस अब सिंपल बात यह है कि मैंने आपको अपना शेड्यूल बता दी, दैट इज 6:30 to 9:30 दिमाग में रखें, 9:45 बजते हैं। अच्छा किसी को मसला हो क्लास के टाइमिंग का, ये वो, मैं एक बड़ा अच्छा थोड़ा जेंटलमैन टाइप आदमी हूँ, जब तक आप इसकी अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 9:30 9:45 बजे तक हम ऑफ करेंगे। मैं लड़कों से तो मुखातिब ही नहीं उस मामले में, लड़कियों से कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा हम इतने बजे तक जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे फिक्स शेड्यूल है इस वक्त। मैं हमेशा फिक्स शेड्यूल रखता हूँ एसबीएल का, ताकि आप अपने क्लासेस में, अपने ऑफिस में जहां बात करनी है, अपने घर वालों से जहां बात करनी है करें, उन्हें बता दें कि हम इस दिन में इस टाइम पे नहीं आएंगे। नहीं मतलब नहीं,
आना है क्लास, कोई फजूल का रीजन नहीं दीजिएगा कि सर मैं आज नहीं आ सकता, आज ये है, आज वो है। कोशिश करेंगे कि हम फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करें। किसी का कोई सवाल है? जी, चेंजेस पे आएंगे हम अगली क्लास। सर थोड़ा बता देंगे मतलब चेंजेस कौन से वाले, पिछले या नए? 2022 में अच्छा। सितंबर में क्या चेंजेस हो रही है? अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है सर, 2022 में अगले 2023 में 2022 किसी हम बोल रहे हैं नहीं, इस सेटअप में चेंज ही नहीं हो रहा ना। मैं आपसे थोड़ी देर पहले तक यही कह रहा था कि आपकी जो ये सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 की जो अटेम्प्ट है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। सितंबर 2023 की अटेम्प्ट जो है ना, इसके अंदर आपका एसबीएल का पेपर 3 आवर्स का हो जाएगा। हाँ, और उसमें आपके पास जो है वो प्री सीन मटेरियल मिलेगा, यानी आपको जो शुरू का जो वो है ना केस स्टडी, वो पहले मिल जाए और वो टीचर और आप उसको पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अरे वाह वाली बात नहीं है, वो रिक्वायरमेंट इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही। अभी तो वो आपसे पता ही बोलता है ऊपर से चीज उठा लिखो, ऊपर से चीज उठा लिखो। वो रिसर्च ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट पे जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, सिनेरियो देगा और आपसे कहेगा इसके बारे में गूगल से रिसर्च करनी है आप। जी, लेकिन आपको पता हो उसका रिजल्ट क्या होता है आईसीडब्ल्यू के इस पेपर का? हार्डली 10% भी नहीं होता। लेकिन ओपन बुक कहने को तो ओपन बुक है, मैंने दिया है ओपन बुक, FAR2 का पेपर होता था हमारे सीए के अंदर, ओपन बुक ही था। अल्लाह माफ करे कौन सी बुक खुलती थी और क्या होता था मैं जानता हूँ, कोई बुक में जवाब ही नहीं होता, ऐसा एग्जाम सबसे वर्स्ट रिजल्ट आता जी। हाँ हाँ जी, किसी का और सवाल था यहाँ? बेटा जरा समझे बात को, क्या कह रहे हैं? इस अटेम्प्ट से सितंबर से आपके प्रोफेशनल मार्क्स ऐड हो रहे हैं 20% सारे पेपर, यही मार्क्स। अच्छा, और एक और बात बताऊं, किसी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रोफेशनल मार्क्स सिवाय, अच्छा पहले थे, बाकी पेपर में 4 मार्क्स थे पहले, 4 एसबीआर में शायद नहीं हो रहा आई गेस हो रहा है। अच्छा भाई, बाकी सब में हो रहा है, लेकिन मेरे घर में एसबीआर में भी। आर यू श्योर? चले ये मैं कंफर्म कर दूं, लेकिन हो रहा है। खैर, उनको अगर एसबीआर लेना तो ले रहे थे भाई, कोई मसला नहीं। ठीक, और कोई सवाल किसी का? यार ओबीयू से अभी तक तो मेरा इरादा है क्लैश ना करेंगे, लेकिन मेरा फिक्स टाइम टेबल है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अगर उनका भी फिक्स है तो बेस्ट हो जाए, फिर तो कोई क्लैश बचा ही नहीं ना। हाँ जनाब, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो 5 से भी है, थोड़ा बहुत तो 8 से भी है, थोड़ा बहुत तो 7 से भी है, थोड़ा बहुत 6 से भी है, थोड़ा बहुत 4 से भी है, थोड़ा बहुत तो F2 से भी है, थोड़ा बहुत F1 से भी है, थोड़ा बहुत पे जाना तो सबसे ही। ठीक है, और कोई सवाल है ऑनलाइन वाले हजरात? आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। क्लासेस विल बी कंडक्टेड फॉर 3 days a week till July. Yes, 3 days a week till July. Wednesday, Thursday and Saturday. क्लासेस में आना है आप, भले अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अदर टीचर्स डेमो, 100 बिस्मिल्लाह जाएं, अपनी तसल्ली करें, लेकिन वंस अ डिसीजन इज टेकन, एक जगह एक बात याद रखिएगा, जहां से भी पढ़े मेक श्योर कीजिएगा कि टीचर आपके पेपर से। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ना पूरा वो बनाया था कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कितने पेपर से, तो मेरे पास जो टोटल नंबर आ रहा था ना वो आ रहा था 100, और मुझे पता मैंने एक दो उसमें नहीं डाले, 100 प्लस पे थे। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपने नोट करना है, आपके पेपर चेक हो गए वो ज्यादा अच्छा था। टीचर से चेक करा मैं क्योंकि मतलब हाँ टीचर से नहीं बेटा, वही ना 2 + 2 4, आप पेपर से चेक कर सकते हैं, एग्जामिनर कमेंट से। मेरा पेपर आप नहीं कर सकते खुद से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नहीं कर सकते, आई कैन अश्योर यू नहीं कर सकते। आप करने बैठेंगे आपको लगेगा मैं तो हर पेपर गलत रख रहा हूँ फिर भी पास हो जाऊंगा, और आपको लगेगा मैं हर पेपर सही लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम में, फिर भी फेल हो। टीचर से चेक कर भाई, टीचर को पैसे क्यों दे रहे हो, यही काम किया तो पैसे हमारे, तो आप कर दे रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। जी, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज?
नो क्वेश्चन एट ऑल। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, दैट इज फ्रॉम ऑन वेडनेसडे फ्रॉम 6:30 टू 9:30. Can you please guide how things will work on online system? That is features for LMS assignment. Basically, we will be using our WhatsApp to share your assignment and practice material. आपका जो ग्रुप है उसी को हम यूज कर रहे होंगे। बाकी मैं आपको ग्रुप के ऊपर और भी अपडेट देता हूँ बेटा। थैंक यू।